तो हमारी कहानी की शुरुआत एक डंजन के अंदर होती है, जहाँ पर कुछ डेड बॉडीज को दिखाया जाता है। वहाँ पर बहुत सारे हंटर्स की लाशें पड़ी होती हैं। हमारी कहानी के हीरो का नाम ज़ेंग रैन है, जो कि वहाँ पर मौजूद डेड बॉडीज के पास ही खड़ा होता है और वहीं पर एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर होता है। ज़ेंग रैन कहता है, क्या मैं कभी एक हंटर बन पाऊंगा, वो भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कि मैं इस जैसे मॉन्स्टर का सामना कर सकूं। और यहीं से हमारी स्टोरी कुछ घंटे पहले के टाइम में चली जाती है कि ये सब कुछ कहां से स्टार्ट हुआ, कि ज़ेंग रैन इस सारी सिचुएशन में फंसा कैसे। 3 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है। गिल्ड हॉल को दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे हंटर्स होते हैं, जबकि रैन भी वहीं पर आता है। रैन अपने लिए एक डंजन जॉब को ढूंढ रहा है, लेकिन क्योंकि वो सबसे ज्यादा वीक हंटर है, इसलिए कोई भी उसे अपने साथ लेकर नहीं जाता। रैन कहता है, बहुत सारे गिल्ड्स ऐसे हैं जो कि टीम्स बनाकर मिड लेवल की डंजन्स को क्लियर करते हैं, इसलिए अब कोई भी हंटर अकेले किसी डंजन के अंदर नहीं जाता। और वैसे भी कोई डंजन के अंदर अकेले जाना क्यों चाहेगा, क्योंकि डंजन के अंदर बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर्स होते हैं। अकेले जाओगे तो मारे जाओगे। रैन गिल्ड हॉल के नोटिस बोर्ड के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। अपने लिए कोई जॉब देख रहा होता है कि उसके लिए कोई काम मिल जाए, लेकिन वहाँ पर बहुत सारी जॉब्स होती है, लेकिन उनके सामने लिखा होता है कि एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए, ना कि कोई वीक बंदा। रैन की स्पेशल एबिलिटी हीलिंग है और ये बहुत ज्यादा वीक हीलर है, इसीलिए कोई भी इसे अपना टीम मेंबर नहीं बनाना चाहता। वहीं पर कुछ और हंटर्स भी खड़े होते हैं, जो कि उसकी तरफ इशारा करते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे होती हैं। ये सबसे ज्यादा वीक हंटर है, ये बहुत ही कमजोर हीलर है, इसे कोई भी अपनी टीम में नहीं लेना चाहता, लेकिन ये हर बार यहाँ पर आ जाता है। इसे अब अपने लाइसेंस को छोड़ देना चाहिए, ये एक हंटर बनने के लायक ही नहीं है। दूसरे वाला हंटर उसे कहता है, चलो फिर किसी और जगह चलकर खड़े होते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई गिल्ड वाला यहाँ पर आए और हमें भी इसके जैसा समझ ले। वो दोनों हंसते हंसते वहाँ से चले जाते हैं, जबकि ज़ेंग रैन उनकी सारी बातें सुन रहा होता है। रैन अभी वहीं पर खड़ा होता है कि उसका एक पुराना दोस्त जिसका नाम आरवी है, वो वहीं पर आता है और कहता है, तो फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। आरवी एक अटैक टाइप का हंटर है, जबकि उसके साथ उसकी एक और दोस्त होती है जिसका नाम रीना है और वो एक मैजिशियन है। आरवी आते ही उसे कहता है, मुझे पता था तुम मुझे यहीं पर बोर्ड के सामने मिलोगे। रैन उन दोनों को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, मैं तो तुम दोनों को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि तुम दोनों ने लेवल अप करने के बाद गिल्ड के अंदर तुम्हारी पोजीशन बढ़ चुकी है। रीना रैन से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हम लोग यहाँ पर तुम्हारी हेल्प लेने के लिए आए हैं। हम लोग एक डंजन के अंदर जाने वाले हैं और हमें एक हीलर की जरूरत है, तुम हमारे साथ चलो। आरवी से कहता है, मैंने एक बहुत ही नॉर्मल लेवल की डंजन को ढूंढा है, वहाँ पर डिफिकल्टी लेवल इतना ज्यादा हार्ड नहीं है, मॉन्स्टर्स भी बहुत ज्यादा वीक होंगे, इसलिए तुम हमारे साथ चल सकती हो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। रैन उसे कहता है, तुम्हें तो मेरे बारे में पता है कि मैं सबसे ज्यादा वीकेस्ट हीलर हूँ, मैं तुम्हें हील नहीं कर सकता, मेरी वजह से तुम सब लोग बहुत ज्यादा स्लो हो जाओगे। आरवी उसे कहता है, चलो बस करो, अब चुपचाप मेरे साथ चलने को तैयार हो जाओ, वरना तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा अगर तुम डंजन के अंदर नहीं जाते तो। रैन उसे कहता है, अच्छा ठीक है, अब तुम इतना कह रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। फिर वो लोग सिटी के किसी एक हिस्सा में चले जाते हैं, जहाँ पर वो डंजन का गेट है। उस डंजन का लेवल नॉर्मल होता है और उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा 10 लोग जा सकते हैं। साथ ही नेक्स्ट सीन डंजन के अंदर का दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे डीमन मॉन्स्टर्स निकलते हैं। वो उन सारे मॉन्स्टर्स को मार देते हैं और सिर्फ एक ही बचता है। रैन उनसे कहता है, सिर्फ एक ही बचा है, चलो जल्दी करो, इसे भी मार डालो। रैन अपनी पावर्स को यूज करते हुए उनको साथ साथ हील कर रहा होता है, जबकि वो बाकी के सारे वहाँ पर फाइट कर रहे होते हैं। उनके पास जो लास्ट मॉन्स्टर बचता है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। आरवी उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता। आरवी कहता है, मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर कुछ असर हो रहा है, हमें पहले इसे बांधना होगा। वो रीना से कहता है, रीना अपनी मैजिक को यूज करके इसको बांध दो। रीना अपने हाथों को सामने की तरफ करती है और एक मैजिकल फॉर्मेशन को ओपन करती है, जिसके अंदर से कुछ एनर्जी वेव्स निकलती हैं और उसके हाथों को बांध लेती है। जैसे ही वो उसको बांध लेती है, आरवी कहता है, तुम तो बहुत ज्यादा टाइम पर आए हो, आज मैं अपनी तलवार के नए स्किल्स को यूज करने वाला था और मैं नए स्किल्स को तुम्हारे ऊपर ही यूज करूंगा। आरवी अपनी स्वर्ड को लेकर उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है और अपने आसपास से एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी गर्दन की तरफ एक जबरदस्त स्लैश लगाता है। आरवी की सिर्फ एक ही स्लैश के साथ उस बड़े से मॉन्स्टर की गर्दन कट जाती है। रैन भी ये देखकर बहुत सा हैरान हो जाता है और कहता है, क्या ये इसकी अपग्रेडेड पावर है? मैंने सुना था ये लेवल अप हुआ है, लेवल अप होने के बाद ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। रैन आरवी की पावर्स को देखकर सोच रहा होता है, पता नहीं मेरे पास इस तरह की पावर्स कब आएंगी। हालांकि मैं भी एक हंटर हूँ, लेकिन मेरे पास कोई पावर नहीं है। उस मॉन्स्टर के मरने के बाद उसकी बॉडी हवा में डिसअपियर हो जाती है और वहाँ पर उसकी बॉडी से ट्रेजर्स निकलते हैं और उस मॉन्स्टर ने अपने पीछे एक क्रिस्टल और एक तलवार छोड़ी होती है। आरवी जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ाता है और तलवार को उठाने के बजाय पहले उस क्रिस्टल को उठा लेता है। रीना उसे कहती है, तुम तो बहुत ज्यादा लकी हो, तुम्हारे हाथ में एक हाई क्वालिटी का क्रिस्टल लग गया है, ये तो बहुत ज्यादा महंगा बिकेगा। आरवी हंसते हुए उससे कहता है, हाँ ये बहुत ज्यादा महंगा है, इसलिए इसे मैं अपने पास रखने वाला हूँ। फिर आरवी उस तलवार को भी उठा लेता है और कहता है, यहाँ पर तो एक वेपन भी है, हालांकि ये इतना ज्यादा कोई खास वेपन नहीं है। फिर वो उसे पीछे की तरफ फेंक देता है और कहता है,
रैन तुम इसे रख सकते हो। रैन उस तलवार को कैच कर लेता है। आरवी उसे कहता है हालांकि इसके एट्रीब्यूट्स इतने ज्यादा स्पेशल नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए ये बहुत ज्यादा खास है क्योंकि तुम एक लो लेवल के हंटर हो, इसलिए तुम्हारे लिए ये भी अपग्रेडेड वर्जन की तलवार है। आरवी आगे बढ़ता है और रैन से कहता है तुम्हें भी अपनी पावर्स को अपग्रेड करना होगा। बिना किसी वेपन के तुम अपनी पावर्स को कैसे बढ़ा सकते हो, वरना तुम हमेशा एक कमजोर हीलर बनकर रह जाओगे। आरवी उन सब से कहता है चलो वापस चलते हैं, ये डंजन क्लियर हो चुकी है, यहाँ से जो मिलना था वो हमने हासिल कर लिया है। फिर वो सारे लोग डंजन से बाहर की तरफ चलना शुरू करते हैं। आरवी रैन से कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए। रैन उसे कहता है तलवार देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। आरवी कहता है अगली बार हमारे साथ जरूर आना, शायद इसी तरह का तुम्हें कोई और ट्रेजर मिल जाए। वो लोग अभी डंजन से बाहर जाने के रास्ते पर होते हैं कि उसी वक्त उन्हें कुछ क्रैक होने की आवाज आती है। रीना वहीं पर रुक जाती है और कहती है क्या तुम लोगों ने इस आवाज को सुना, जैसे कोई स्टैचू टूट रहा हो। वो लोग जहाँ पर खड़े होते हैं उनके सामने ऊपर वाली दीवार के ऊपर एक बड़ा सा स्टैचू होता है जो कि पत्थर का बना होता है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता टूट रहा होता है और उसके अंदर से एक मॉन्स्टर निकलता है। आरवी भी वहीं पर रुक जाता है और अपनी तलवार निकाल कर कहता है मुझे लगता है कि हम लोग आज बहुत ज्यादा लकी हैं, हमें इस नॉर्मल लेवल की डंजन के अंदर एक हिडन बॉस मिल गया है। वो मॉन्स्टर अपने स्टैचू को तोड़कर उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वो सारे लोग दूर खड़े होकर उस हिडन बॉस को देखना शुरू कर देते हैं। रैन उन सब से कहता है क्या तुम सब लोगों ने कभी किसी नॉर्मल लेवल की डंजन के अंदर किसी हिडन बॉस को देखा है। आरवी उसे कहता है वैसे मैंने कभी इस बारे में नहीं सुना कि किसी नॉर्मल लेवल की डंजन के अंदर कोई हिडन बॉस निकला हो, लेकिन आज हमारे सामने एक हिडन बॉस खड़ा है। हम लोग इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते, हमें इस हिडन बॉस को हराना होगा। हमारे सामने एक मौका प्लेट में सजाकर दिया गया है, इसे मारने पर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स मिलेंगे। रैन आरवी से कहता है लेकिन मैंने सुना है कि हिडन बॉस बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, नॉर्मल बॉस के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा पावरफुल होते हैं। रीना उसे कहती है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे हंटर साथी हैं, हम सब लोग मिलकर इसका सामना करेंगे, लेकिन अपनी सेफ्टी को सामने रखते हुए पहले हमें यहीं पर रहकर इसे ऑब्जर्व करना होगा कि ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये क्या करता है। उन्हीं में से एक हंटर आगे बढ़ता है और उन सब से कहता है लगता है कि तुम सब लोग बहुत बड़े डरपोक चिकन्स हो, ये तो सिर्फ एक हिडन बॉस है। मैं आगे बढ़ता हूँ और इस पर अटैक करता हूँ, और वैसे भी ये तो सिर्फ एक नॉर्मल लेवल की डंजन है। नॉर्मल लेवल डंजन के अंदर अगर कोई हिडन बॉस है तो वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। रीना उसे कहती है इस तरह की बकवास करना बंद करो, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, तुम्हें इसके बारे में नहीं पता। वो हंटर रीना से कहता है अच्छा ठीक है, पहले मैं जाकर इस पर अटैक करता हूँ, तुम लोग देख लेना ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो हंटर अपनी स्पेशल पावर जिसका नाम सीड ऑफ गॉड होता है उसको एक्टिवेट करता है। उसके हाथ में एक बड़ा सा कुल्हाड़ा होता है और साथ उसकी आंखें भी चमकना शुरू हो जाती हैं, जबकि हिडन बॉस के पास अपना एक बड़ा सा साइट होता है। आरवी उस हंटर को फिर से रोकने की कोशिश करता है और कहता है मेरी बात मान लो, यहीं पर रुको, तुम अकेले इसका सामना नहीं कर पाओगे, ये एक हिडन बॉस है, हिडन बॉस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। वो उसकी बात नहीं सुनता और हंसता हुआ आगे बढ़ जाता है और कहता है लगता है तुम मुझे बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। वो हंटर अपना कुल्हाड़ा लेकर भागते हुए हिडन बॉस की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि हिडन बॉस बड़ी ही आराम से उसके सामने खड़ा होता है। वो हंटर उस हिडन बॉस के करीब पहुंचकर एक जबरदस्त जंप लगाता है और उसके सर में अपने कुल्हाड़े से अटैक करने लगता है। उसी वक्त वो हिडन बॉस उस हंटर की तरफ देखता है और हल्का सा मुस्कुराता है, और इसकी हल्की सी मुस्कुराहट भी बहुत ज्यादा डरावनी है। उस हंटर का कुल्हाड़ा उस हिडन बॉस के सिर के बहुत ज्यादा करीब होता है, लेकिन पलक झपकने की स्पीड से वो हिडन बॉस अपने साइड को सामने की तरफ करता है और उसे घुमाना शुरू करता है। वो अपने साइड को पंखे की तरह घुमाता है, जिसकी वजह से उसका साइड उस हंटर पर लगता है और उस हंटर के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। यानी कि उस हंटर की टांगे अलग हो जाती हैं, हाथ अलग हो जाते हैं, सर अलग हो जाता है, जबकि बाकी के जितने भी हंटर्स होते हैं वो सारे इस सीन को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। आरवी अपने साथ खड़ी एक और मैजिशियन लड़की से कहता है चलो जल्दी करो, इस बॉस के एट्रीब्यूट्स यानी कि इसके स्टेटस को चेक करो, इसके पास कौन से स्टेटस पॉइंट्स हैं। वो लड़की उसे कहती है अच्छा ठीक है। वो जल्दी से अपनी मैजिकल पावर को यूज करते हुए उसके फोर्स स्किल्स को चेक करती है, लेकिन साथ ही वो लड़की बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसके स्टैट्स बहुत ज्यादा हाई होते हैं। उस हिडन बॉस की हेल्थ, एनर्जी, अटैक पावर, डिफेंस, स्पीड, स्ट्रेंथ, एजिलिटी और इंटेलिजेंस सब कुछ बहुत ज्यादा हाई होता है, एक नॉर्मल बॉस के मुकाबले में बहुत ज्यादा हाई। वो लड़की जो कि उसके स्टेटस को चेक कर रही होती है वो ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और वो नीचे गिर जाती है, और वो चिल्लाते हुए कहती है ऐसा नहीं हो सकता, ये हिडन बॉस तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सारे इसके हाथों मारे जाएंगे। आरवी उसे कहता है तुम्हें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, जल्दी से बताओ तुमने इसके स्टेटस में क्या देखा। वो लड़की आरवी से कहती है हालांकि इसकी हेल्थ इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन नॉर्मल बॉस के मुकाबले में इसके बाकी के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो 10 गुना ज्यादा हैं। रैन भी उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है।
वो लड़की उन सब से कहती है हम सब लोग यहाँ पर मरने वाले हैं। फिर वो आरवी से कहती है आरवी हम लोग क्या करें, क्या हम लोग यहाँ से भाग चलें? आरवी से कहता है नहीं, हम लोग यहाँ से नहीं भागेंगे, ये सिर्फ एक ही बॉस है, अगर हम सब लोग मिलकर इस पर अटैक करेंगे तो हम इसे मार सकते हैं। आरवी बाकी के सारे टीम मेंबर से कहता है सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, हालांकि ये एक हिडन बॉस है और ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर हम सब लोग मिलकर इस पर अटैक करेंगे तो ये भी हमारे सामने कमजोर पड़ जाएगा। जब तक हम लोग इसके अटैक को डॉज करते रहेंगे तो हमारे पास बचने का एक चांस है, तुम्हें बस इसके ऊपर अटैक करना है और इसके अटैक से बचना है। एक बार हम लोग इस बॉस को मार दें, उसके बाद हम सब लोग मिलकर इस रंजन से बाहर जाएंगे। चलो फिर अपना बेस्ट देते हैं और इस बॉस पर अटैक करने का सिर्फ एक ही मौका मिलेगा, अब इस मौके को गंवाना मत। चलो सभी लोग रेडी हो जाओ, इसके ऊपर अटैक करते हैं। आरवी भी अपनी तलवार लेकर उस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, जबकि हिडन बॉस तो पहले से उन्हें मारने के लिए रेडी बैठा है। फिर वो सारे लोग आगे बढ़ते हैं और उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। आरवी उन सब से कहता है हिडन बॉस के ऊपर अटैक करो और साथ ही इसके अटैक्स को भी डॉज करना, अगर इसने तुम पर अटैक कर दिया तो तुम्हारे टुकड़े हो जाएंगे। कुछ हंटर्स भागते हुए सामने की तरफ से उसके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन हिडन बॉस अपनी साइड को घुमाता है और वो सारे के सारे पीछे की तरफ गिर जाते हैं। जबकि रीना भी अपने बाकी के मैजिशियंस के साथ खड़ी होती है और उनको लीड कर रही होती है। वो उन सब के साथ मिलकर उसके ऊपर फायर अटैक करती है। वो सारे मैजिशियन अपने फायर अटैक की मदद से उसके बाजू और टांगों के ऊपर अटैक करते हैं। हिडन बॉस को भी काफी ज्यादा डैमेज बर्दाश्त करना पड़ रहा होता है। बाकी के टीममेट्स हंटर ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं अगर हमारे मैजिशियंस इसी तरह इस पर अटैक करते रहे तो हमारे पास जीतने का एक चांस है, हम लोग इस हिडन बॉस को मार डालेंगे। जबकि वो लड़की जो कि पहले उसके स्टैट्स चेक कर रही थी, पिछले एपिसोड ने जिसके उसके स्टैट्स चेक किए थे, वो अभी भी उसके स्टैट्स देख रही होती है और कहती है बस इसी तरह इसके ऊपर अटैक करते रहो, इसकी हेल्थ रेशियो बहुत ज्यादा कम रह गई है, ये बहुत ही जल्दी मरने वाला है। आरवी उस लड़की की बात सुनने के बाद बाकी सब से कहता है तुम लोगों ने सुन लिया, इस मॉन्स्टर की एचपी कम हो रही है, जल्दी से इसके ऊपर अटैक करते रहो, अपने हीलर्स को प्रोटेक्ट करो और अपने मैजिशियंस को भी। उसी वक्त वो हिडन बॉस अपने साइड को घुमाते हुए आरवी के ऊपर अटैक करता है। आरवी जल्दी से जंप करते हुए साइड पर हो जाता है। रीना बाकी के सारे मैजिशियन से कहती है जल्दी से अपनी फायर पावर को बढ़ाओ और इसके ऊपर अटैक करते रहो, ये बहुत ही जल्दी हार मान लेगा, इसकी एचपी बहुत ज्यादा लो रह चुकी है। वो अपनी फायर पावर को बढ़ाते हैं और उसके ऊपर फायर अटैक करते जाते हैं और उनका फायर अटैक उस हिडन बॉस के ऊपर काफी ज्यादा असर भी कर रहा होता है। हिडन बॉस की एचपी बहुत ज्यादा लो हो जाती है। वो सारे हंटर्स काफी ज्यादा खुश होते हैं कि इसी तरह अगर हम इसके ऊपर अटैक करते रहे तो ये हिडन बॉस बहुत ही जल्दी कोलैप्स हो जाएगा। चाहे इसके बाकी के सारे स्टैट्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी इसकी हेल्थ अगर इसी तरह कम होती रही तो ये बेकार है। वो सारे मैजिशियन जो कि उसके ऊपर अटैक कर रहे थे, वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है और इस बार दिखाते हैं कि हिडन बॉस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपनी साइड को घुमाते हुए अपने सामने मौजूद एक हंटर को मार देता है। बाकी के सारे हंटर्स कहते हैं चलो जल्दी से सब लोग मिलकर आगे बढ़ते हैं और इसको मार देते हैं, क्योंकि इसके एचपी स्टेटस बहुत ज्यादा कम हो चुका है। अगर हम लोग इसी तरह लगातार इस पर अटैक करते रहे तो ये बहुत ही जल्दी मर जाएगा। लेकिन जैसे ही वो उसके करीब जाने लगते हैं, वो हिडन बॉस अपने एक स्पेशल स्किल को एक्टिवेट करता है। वो अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए अपने पास एक लेजर बीम शूट करता है। आरवी भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ये क्या है, क्या ये मॉन्स्टर अपने रेज मूड में जा रहा है या फिर ये हिडन बॉस की मैडनेस मूव है। हिडन बॉस लेजर बीम को शूट करने के बाद हल्का सा मुस्कुराता है। रैन आगे बढ़ता है और आरवी से कहता है क्या हुआ, क्या यहाँ पर कोई मसला है, ये मैडनेस या फिर रेज मूड क्या होता है? थोड़ी देर पहले तो ये बॉस मरने वाला था, इसकी एचपी बहुत ज्यादा लो हो चुकी थी। रीना उसे कहती है मैडनेस एक स्पेशल स्किल है, ये एक ऐसा स्पेशल स्किल है जो कि सभी हिडन बॉस के पास नहीं होता, लेकिन जिसके पास भी ये स्पेशल स्किल होता है वो अपनी मैडनेस स्किल को एक्टिवेट करके अपनी हेल्थ को दोबारा से रीगेन कर सकता है और इसके स्टैट्स पहले से भी डबल हो जाते हैं। यानी कि जितनी स्पीड और पावर इसके पास पहले थी वो सारी अब डबल हो चुकी है। मुझे नहीं लगा था कि इसके पास भी इस तरह का कोई स्किल हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर डंजन बॉस के पास ये मैडनेस वाला स्किल नहीं होता। रैन उसे कहता है तो फिर अब हम लोग क्या करेंगे, क्या हम सब लोग यहीं पर मरने वाले हैं? आरवी उसे कहता है नहीं, हमारे पास अभी एक मौका है, जब तक कि मैं अपनी स्वर्ड के अंदर बहुत सारी एनर्जी को जमा कर सकता हूँ, मुझे पास थोड़ा सा टाइम चाहिए। जैसे ही मैं एनर्जी को इकट्ठा कर लूंगा, मैं इसके ऊपर वन स्ट्राइक अटैक करूंगा और इसे मार डालूंगा। रैन उसे कहता है क्या तुम्हें पक्का पता है कि तुम्हारा ये स्पेशल मूव काम करेगा? आरवी उसे कहता है मुझे नहीं पता, ट्राई करने पर ही पता चलेगा। और साथ ही वो अपनी स्वर्ड में एनर्जी को इकट्ठा करना शुरू करता है। रीना उसे कहती है तुम आराम से अपनी एनर्जी को इकट्ठा करो, मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा टाइम बाय करके देती हूँ। रीना भी अपनी पावर्स को रिलीज करती है और उसे अपनी कुछ एनर्जी दे देती है जो कि उसकी स्वर्ड में जाकर इकट्ठी हो जाती है। आरवी अपनी तलवार को लेकर जंप करते हुए उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है अब तुम्हें यहीं पर मरना होगा। आरवी जंप करते हुए अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके ऊपर एक स्लैश लगाता है, लेकिन आगे से वो उसे डॉज कर लेता है और वो भी अपने साइड को घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक करने लगता है। जैसे ही उस पर अटैक करता है, आरवी जंप करते हुए साइड पर हो जाता है। वो हिडन बॉस हवा में उड़ना शुरू कर देता है और फिर से अपने लेजर वाले उसी स्पेशल स्किल को यूज करता है। वो आरवी के ऊपर अटैक कर रहा होता है, जबकि आरवी उससे बचता बचाता कहता है मेरे पास अब एक चांस है, मैं इसके ऊपर अटैक कर सकता हूँ। आरवी भी काफी ज्यादा गुस्से में होता है और हिडन बॉस से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने फाइट बैक करने की, आज तुम मेरे हाथों से ही मरोगे।
हिडन बॉस अपने लेजर अटैक को अपने हाथ से कंट्रोल कर रहा होता है। वो अपने हाथ से जिस तरह भी आरवी जाता है उसके पीछे पीछे लेजर शूट करता है। आरवी रीना से कहता है अभी तुम्हारे पास टाइम है, जल्दी से अपने मैजिक स्किल को एक्टिवेट करो। और रीना अपने फायर मैजिक को यूज करते हुए अपने एक स्पेशल स्किल जिसका नाम रेड लोटस फायर होता है उसको एक्टिवेट करती है और बॉस के ऊपर पीछे से अटैक कर देती है। जबकि बॉस आरवी के ऊपर अटैक कर रहा था उसका उसकी तरफ ध्यान नहीं था। बॉस उनकी फायर के साथ डायरेक्टली हिट होता है। आरवी उनसे कहता है इतना काफी नहीं है, इसके ऊपर अटैक करते रहो, जरा भी मत रुकना जब तक कि मैं इसकी गर्दन न काट दूं। आरवी फिर से अपनी स्वर्ड उठाता है और बड़ी स्पीड के साथ उस बॉस को मारने के लिए आगे बढ़ता है। रीना की फायर ने हिडन बॉस को पूरी तरह से कवर किया होता है। आरवी उस फायर का फायदा उठाते हुए सीधा उस फायर के अंदर चला जाता है और अपनी तलवार को घुमाते हुए उसकी गर्दन के करीब पहुंच जाता है। उसी वक्त दिखाते हैं कि हिडन बॉस की आंखें चमकना शुरू हो जाती हैं और वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। जबकि आरवी भी नीचे आ जाता है। रैन कहता है कि आरवी ने उसको मार डाला। रीना उसे कहती है मुझे नहीं लगता, हिडन बॉस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आरवी के इस अटैक के साथ वो उसे मार नहीं सकता। हिडन बॉस जो कि पहले हवा में उड़ रहा होता है वो उस फायर में पूरी तरह कवर होता है और वो नीचे आ जाता है। जबकि हंटर्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं लगता है कि आरवी ने इसे मार दिया इसीलिए वो नीचे आ गया है। कि आरवी को भी ऐसा ही लग रहा होता है कि उसने उसको मार दिया है। वो भी कहता है चलो शुक्र है मैंने हिडन बॉस को मार दिया। जबकि वही लड़की जो कि हिडन बॉस के स्टैट्स पर नजर रखे हुए है वो कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आरवी ने अभी हिडन बॉस को नहीं मारा, हिडन बॉस अभी तक जिंदा है। वो लड़की चिल्लाते हुए बाकी सब से कहती है वो अभी तक जिंदा है, जल्दी से यहाँ से भागो वरना कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। उनके सामने की तरफ से हिडन बॉस एक जबरदस्त चीख मारता है और आगे बढ़ने वाला स्टैंस लेता है जैसा कि रनिंग के वक्त रनर्स लेते हैं। बड़ी स्पीड के साथ सबसे पहले उसी लड़की की तरफ आगे बढ़ता है जो कि हिडन बॉस के स्टैट्स को देखकर सबको वार्निंग दे रही थी कि वो अभी तक जिंदा है। वो लड़की चिल्लाकर उन सब से कहती है हिडन बॉस ने तो अभी तक कोई भी डैमेज नहीं लिया, लेकिन अभी तक तुम लोगों ने जितने भी इसके ऊपर अटैक किए हैं किसी ने भी उसको जरा भी डैमेज नहीं किया। लेकिन हिडन बॉस बड़ी स्पीड के साथ उस लड़की के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो जाता है और अपने पंजे को घुमाते हुए उसकी गर्दन को उड़ा देता है। उस लड़की का कटा हुआ सर बाकी के हंटर्स के पैरों में आकर गिरता है। वो हंटर्स बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। आरवी चिल्लाकर उन सब से कहता है तुम सब लोग वहाँ पर खड़े खड़े क्या देख रहे हो, जल्दी से वहाँ से भागो अगर मरना नहीं चाहते। उस लड़की के मरने के बाद अगली बारी रीना की होती है। वो हिडन बॉस बड़ी स्पीड के साथ रीना के पीछे पहुंच जाता है। आरवी और रैन उस मॉन्स्टर को रीना के पीछे देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और चिल्लाकर कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता। वो हिडन बॉस अपने पंजे को यूज करते हुए रीना के ऊपर भी अटैक करता है और रीना को भी टुकड़े टुकड़े कर देता है। उसके बाद वहाँ पर 3 हंटर्स इकट्ठे खड़े होते हैं। वो सारे बहुत ज्यादा घबराए होते हैं और उनके पास भागने का टाइम नहीं होता और वो एक दूसरे से कह रहे होते हैं अब हम लोग क्या करें, हमारे पास यहाँ से भागने का जरा भी टाइम नहीं, हम लोग किस तरफ जाएं। उसी वक्त हिडन बॉस उनके करीब पहुंच जाता है। हिडन बॉस फिर से अपने पंजे को यूज करते हुए वहाँ पर जितने भी हंटर्स होते हैं उन सभी को एक एक करके मारता जा रहा होता है। जबकि आरवी भी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है ऐसा कैसे हो गया, मेरे सारे के सारे टीममेट्स मारे जा चुके हैं। आरवी अपनी तलवार लेकर बड़े गुस्से के साथ उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जबकि बॉस उसकी तरफ देखकर फिर से हंसता है और वही अपनी क्रिंजी सी स्माइल देता है। आरवी क्योंकि बहुत ज्यादा गुस्से में है इसलिए वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा। वो बड़े स्पीड के साथ उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। बॉस उसकी तरफ अपना हाथ करता है और अपनी लेजर टेक्निक को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से आरवी भी पीछे की तरफ गिर जाता है और आरवी भी यहीं पर मर जाता है। वहाँ पर जितने भी हंटर्स होते हैं वो सारे के सारे मर जाते हैं। अब सिर्फ रैन वहाँ पर बचता है। रैन बहुत ज्यादा डर जाता है और अपने घुटने टेक कर वहीं पर बैठा सोच रहा होता है अब मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पर अकेला बचा हूँ, बाकी के सारे लोग मर चुके हैं, मुझे यहाँ पर बचाने वाला कोई भी नहीं। आरवी उस मॉन्स्टर से कह रहा होता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने बाकी सभी को मार डाला लेकिन मुझे एंड के लिए छोड़ दिया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतना ज्यादा वीक हूँ कि मैं तुम्हारे हाथों से मरने के भी काबिल नहीं हूँ, इसलिए तुमने मुझे एंड के लिए छोड़ दिया है। और साथ ही रैन को अपनी कुछ बैक फ्लैश मेमोरीज याद आती है जहाँ पर उसके कुछ पुराने टीममेट्स उसे कहते हैं तुम बहुत ज्यादा वीक हो, तुम हमारे साथ आते ही क्या करने के लिए हो, तुम्हें कोई भी अपनी टीम में लेना नहीं चाहता, तुम मर क्यों नहीं जाते, तुम्हारी वजह से हमारे बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, तुम हमें स्लो कर देते हो। कोई उसे लूजर कहता है, कोई उसे रबिश कहता है, कोई उसे कहता है तुम सिर्फ एक कचरा हो, कोई उसे कहता है तुम बहुत ज्यादा वीक हो, तुम इस लायक नहीं हो कि डंजन के अंदर आ सको। रैन अपने सर पे हाथ रखता है और कहता है नहीं, ये सारे लोग बिल्कुल गलत हैं, मैं कोई लूजर नहीं हूँ, मैं कोई वीक नहीं हूँ। आरवी के मरने के बाद उसकी स्वर्ड वहीं पर पड़ी होती है। रैन की नजर उसकी स्वर्ड पर पड़ती है और कहती है मैं इसकी स्वर्ड उठाकर इस पर अटैक कर सकता हूँ, अगर मुझे मरना ही है तो मैं इस पर अटैक करके मरूंगा। उसी वक्त रीना और आरवी भी उसके सामने आते हैं और उसे कहते हैं, रीना उसे कहती है तुम कोई डरपोक नहीं हो, ना ही तुम वीक हो, तुम बॉस को मार सकती हो, तुम ये कर सकते हो। जबकि आरवी उसे कह रहा होता है हाँ ये तलवार तुम्हारे सामने पड़ी है, जल्दी से इस तलवार को उठा लो और इस बॉस को मार डालो। रैन जल्दी से उस तलवार को उठा लेता है और कहता है क्या मैं वाकई में ऐसा कर सकता हूँ, क्या मैं इस बॉस को मार सकता हूँ। रैन कहता है वैसे भी तो मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ, अगर मैं 1-2 अटैक इसके ऊपर कर भी देता हूँ
इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी मुझे इतना हौसला तो होगा कि मैं मरने से पहले इसके साथ फाइट करके मरा हूँ। रैन अभी वहीं पर बैठा सोच रहा होता है कि उसी वक्त से अपने सामने शैडो नजर आता है। वो हिडन बॉस उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। रैन अपना पक्का फैसला कर लेता है और कहता है अब मैं इस बॉस को नहीं छोड़ने वाला, मैं इसके साथ फाइट करके ही मरूंगा। हिडन बॉस उसकी तरफ देखता है और हल्का सा मुस्कुराता है। रैन अपनी तलवार लेकर उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है हाँ मैंने फैसला कर लिया है, मैं इसके साथ फाइट करूंगा, मैं कोई लूजर बनकर नहीं मरना चाहता। वो अपनी तलवार लेकर उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। रैन को दिखाते हैं जो कि चिल्लाता हुआ उस तलवार को लेकर बॉस के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि वो बॉस भी उसके ऊपर अटैक करता है। रैन जंप करते हुए जैसे ही अपनी तलवार को घुमाकर उस पर अटैक करता है, आगे से वो बॉस भी अपने साइड को घुमाकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। रैन बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। रैन चिल्लाते हुए कहता है अगर मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ तो मैं तुम्हें भी अपने साथ लेकर मरूंगा, क्योंकि वो अभी तक उसकी बॉडी के साथ अटैच होता है। वो अपनी तलवार को उसके सीने में दंसा देता है। जैसे ही वो अपनी तलवार को उसके सीने में दंसाता है, वो हिडन बॉस चिल्लाना शुरू कर देता है और उसकी चेस्ट में से बहुत सारी रोशनी निकलती है। हिडन बॉस पंच मारते हुए रैन को पीछे की तरफ फेंक देता है। रैन इतना ज्यादा जख्मी होता है कि उसकी आंखें बंद होना शुरू हो जाती हैं। रैन कहता है मैंने तुम सब लोगों का बदला ले लिया, अब तुम सब लोगों की आत्मा को शांति मिल सकती है। और साथ ही वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, जबकि उसके सामने जो हिडन बॉस होता है उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है और जैसे ही वो एनर्जी निकलती है सामने एक रोशनी फैल जाती है और सब कुछ व्हाइट हो जाता है, जबकि रैन एक अलग ही डायमेंशन में चला जाता है। रैन खुद भी बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है ये मैं कहाँ पर हूँ, ये कौन सी जगह है, क्या मरने के बाद ऐसा लगता है, क्या मरने के बाद हम लोग ऐसी जगह पर चले जाते हैं। रैन कहता है बाकी सब लोग भी तो मेरे साथ ही मरे हैं, क्या पता मैं उन सब लोगों को भी यहाँ पर देख सकूं। रैन जल्दी से अपने कपड़ों की तरफ देखता है और कहता है मैंने कपड़े क्यों पहने हुए हैं जबकि मैं मर चुका हूँ, मरने के बाद कोई कपड़े कैसे पहन सकता है। उसी वक्त रैन के सामने एक विंडो ओपन होती है। रैन कहता है ये क्या है। उस विंडो के ऊपर लिखा होता है कंग्रेचुलेशन। उस विंडो में रैन से कहा जाता है कि तुमने एक सीक्रेट मिशन को अनलॉक कर लिया है, अब तुम्हें इस सिस्टम का हिस्सा बना दिया गया है। तुमने लास्ट हाई प्रीस्ट को मार दिया है जो कि इस डंजन का हिडन बॉस था। और साथ ही नीचे कंडीशंस लिखी होती हैं कि इस मिशन को पूरा करने की सिर्फ 4 ही कंडीशंस थी। नंबर 1 पूरी डंजन को क्लियर करना है, हिडन बॉस को मारना है। नंबर 3 बाकी के सारे टीममेट्स को मरना पड़ेगा और सिर्फ एक ही को जिंदा रहना पड़ेगा। और साथ ही उसके पास एक और विंडो ओपन होती है और कहा जाता है तुम्हें इस हिडन बॉस को मारने पर एक इनाम मिला है। फिर उसको उसका रिवार्ड दिखाया जाता है जो कि एक तलवार होती है और उसका नाम ब्लेड ऑफ इवोल्यूशन होता है। यानी कि रैन को उस डंजन में रिवार्ड के तौर पर एक ब्लेड मिला है जो कि इवोल्व हो सकता है, किसी भी कंडीशन में अपने आप को अपग्रेड कर सकता है। ये भी बिल्कुल सोलो लेवलिंग की तरह की ही स्टोरी है, लेकिन वहाँ पर वो अपनी स्ट्रेंथ को लेवल अप करता था, लेकिन यहाँ पर ये अपने ब्लेड को लेवल अप कर सकता है। नेक्स्ट सीन में फिर से उसी हिडन बॉस को दिखाते हैं जो कि एक मरे हुए टीममेट के बॉडी से उसका दिल निकाल कर खा रहा होता है, जबकि रैन भी वहीं पर खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है और वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि वो जिस टीममेट का दिल निकाल कर खा रहा होता है वो उसका दोस्त आरवी होता है। हिडन बॉस उसके दिल को खाने के बाद हल्का सा मुस्कुराता है और फिर वो रैन की तरफ देखता है। फिर वो उठकर खड़ा हो जाता है और रैन की तरफ आगे बढ़ना शुरू करता है। रैन बहुत ज्यादा घबरा जाता है। हिडन बॉस उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और अपने पंजे को यूज करते हुए जैसे उस पर अटैक करने लगता है, उसी वक्त रैन की आंख खुल जाती है। रैन जल्दी से उठकर बैठ जाता है। रैन अपने बिस्तर में लेटा होता है और कहता है मैंने फिर से वही सपना देखा, जब से मैं उस डंजन से जिंदा वापस आया हूँ तब से जो अजीब सा सपना मुझे बार बार आ रहा है। वो हिडन बॉस तो मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा, वो इतना ज्यादा पावरफुल था। रैन यहीं पर अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम ज़ेंग रैन है और मैं भी एक हंटर हूँ और मेरी हंटिंग टाइप हीलर है। हालांकि मैं एक बहुत ही कमजोर हीलर हूँ, मैं किसी को भी हील नहीं कर पाता। इसी वजह से बहुत सारे लोग मुझे डंजन में अपने साथ लेकर नहीं जाते, कोई भी मुझे अपना टीममेट नहीं बनाना चाहता क्योंकि मैं बाकी सबको बहुत ज्यादा स्लो कर देता हूँ। लेकिन कुछ हफ्ते पहले मेरे 2 दोस्त आरवी और रीना मेरे पास आए और मुझे एक नॉर्मल रैंक की डंजन के अंदर लेकर गए। वो नॉर्मल रैंक की डंजन हमारे लिए बहुत ज्यादा पावरफुल साबित हुई। वहाँ पर हमारा सामना एक हिडन बॉस के साथ हुआ। उस हिडन बॉस ने मेरे सारे साथियों को मार डाला। आरवी और रीना भी मारे गए, सिर्फ मैं ही वहाँ पर जिंदा बचा। रैन कहता है हालांकि आरवी के गिल्ड वालों ने इन्वेस्टिगेशन को रोक दिया है, वो मजीद इस मसले को इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे और मुझे छोड़ दिया गया है, लेकिन फिर भी लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दी है। वो सब मुझे कर्स्ड हीलर कहते हैं। एक तो पहले मैं वीक था, अब वो लोग मुझे श्रापित भी कहते हैं और कोई भी मेरे साथ काम नहीं करना चाहता। वो सारे लोग मुझे श्रापित कहते हैं। उनके कहने का मतलब है कि मुझे अकेले ही डंजन में जाना चाहिए, कोई भी मेरे साथ अपनी टीम नहीं बनाना चाहता। रैन उठकर अपने फ्रिज में देखता है तो उसके पास ज्यादा खाना नहीं बचा होता। रैन के पास पानी की भी सिर्फ एक ही बोतल होती है। रैन कहता है मेरे पास तो सिर्फ एक ही पानी की बोतल बची है, लगता है कि मुझे मार्केट में जाकर नई पानी की बोतल खरीदना पड़ेगी। वो उस बोतल को भी निकाल लेता है और उसमें बचा हुआ पानी पी लेता है। फिर वो अपने रूम की तरफ देखता है। पूरा रूम बहुत ज्यादा गंदा होता है क्योंकि उसने पिछले कुछ महीनों से रूम की सफाई नहीं की। जब से वो डंजन से वापस आया है सिर्फ अपने कमरे में ही होता है और सारा दिन सोया
रहता है। रैन कहता है चलो फिर मार्केट चलते हैं और कुछ शॉपिंग करके लाते हैं। रैन अपना कोट उठाता है और अपनी हुड पहन लेता है और कहता है इसको पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि लोग मुझे देख ना सके, क्योंकि अगर किसी ने मुझे पहचान लिया तो वो सारे बातें करना शुरू कर देंगे। रैन अपना कोट पहनने के बाद अपने अपार्टमेंट से बाहर चला जाता है और सीधा सुपरमार्केट में जाता है। रैन जैसे ही उस स्टोर में जाकर अपने लिए कुछ चीजें खरीद रहा होता है, वहीं पर कुछ लोग खड़े होते हैं, शायद वो भी हंटर्स होते हैं। वो बातें कर रहे होती है, क्या तुमने सुना है लास्ट टाइम डंजन में क्या हुआ था? कुछ हफ्ते पहले की बात है, एक नॉर्मल रैंक की डंजन के अंदर सारे के सारे टीममेट्स मारे गए, जबकि सिर्फ एक कमजोर सा हीलर बच गया। दूसरा उसे कहता है हाँ मैंने भी इस बारे में सुना है। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि हीलर ने अपने सारे के सारे टीममेट्स को मार दिया ताकि वो वहाँ से सारे रिवार्ड्स खुद रख सके, लेकिन वो तो बहुत ज्यादा वीक हीलर था, फिर उसने ऐसा कैसे कर दिया? हो सकता है कि वो एक पागल है। दूसरा हंटर उसे कहता है क्या तुम्हारी खबर पक्की है? क्या वाकई में हीलर ने उन सबको मारा है? वो उसे कहता है हाँ मेरी खबर बहुत ज्यादा पक्की है, मेरा बड़ा भाई वो एक गिल्ड में काम करता है। दूसरा हंटर उसे कहता है तो इसका मतलब वो हीलर बहुत ज्यादा वीक है, सिर्फ उसने रिवार्ड्स लेने के लिए धोखे से अपने दोस्तों को मार डाला। अगर किसी दिन वो मुझे मिल गया तो मैं तो उसे अपने हाथों से मार डालूंगा। रैन भी उनकी सारी बातें सुन रहा होता है। रैन अपनी शॉपिंग करने के बाद काउंटर पर आ जाता है। रैन ने अपने लिए कुछ वाटर बॉटल्स और ब्रेड के पैकेट्स खरीदे होते हैं। वो काउंटर पर रखकर उसे कहता है मेरा बिल बना दो। काउंटर वाली लड़की उसे कहती है तुम्हारे टोटल 198 जुआन हो गए, क्या तुम बिल दोगे या फिर क्रेडिट कार्ड को यूज करोगे? रैन उस लड़की से कहता है मैं क्रेडिट कार्ड यूज करूंगा। वो अपना क्रेडिट कार्ड निकाल कर उसको दे देता है। वो लड़की उसके क्रेडिट कार्ड को मशीन में यूज करती है और साथ ही वो हैरान हो जाती है और उसे कहती है सर आपके क्रेडिट कार्ड में इतने ज्यादा पैसे नहीं है, आपके पास पैसे बहुत ज्यादा कम है। जितने पैसे आपके पास है आप सिर्फ ब्रेड के पैकेट्स ले सकते हैं, आपको वाटर बॉटल यहीं पर छोड़ना होंगी। रैन उसे कहता है अच्छा ठीक है मैं सिर्फ ब्रेड ही खरीद लेता हूँ, और वो ब्रेड लेकर वहाँ से बाहर आ जाता है। रैन मार्केट से बाहर आने के बाद कहता है पिछले कुछ हफ्तों के बाद मैं पहली बार अपने रूम से बाहर निकला हूँ। रैन काफी ज्यादा उदास होता है और कहता है अब जबकि सभी लोगों को पता चल चुका है मैं एक श्रापित हीलर हूँ, कोई भी मुझे अपनी टीम में नहीं लेगा। मुझे पैसे कमाने के लिए कोई और काम करना होगा, क्योंकि मेरे पास पहले से ही कोई टीम नहीं है और अब तो मेरे पास दोस्त भी नहीं बचे। आरवी और रीना दोनों ही मारे जा चुके हैं। रैन वहाँ से आगे चलना शुरू करता है और थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है अब मैं क्या करूँ? वो कहता है अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, मैं एक डंजन के अंदर जा सकता हूँ जहाँ पर हम लोग अकेले भी जा सकते हैं। वो चलते हुए एक डंजन के गेट के सामने जाकर रुकता है। रैन कहता है इस डंजन को नॉविस डंजन कहते हैं, इसके अंदर हम लोग अकेले भी जा सकते हैं। ये आम लोगों के लिए एक डंजन है, बहुत ही कमजोर हंटर्स के लिए जो कि इस डंजन के अंदर जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। रैन कहता है अब क्योंकि ये इंसानों की बनाई हुई एक डंजन है जो कि सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, इसलिए इसका डिफिकल्टी लेवल 0 है, यानी कि यहाँ पर ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स नहीं होते, आप लोग आसानी से उनको मार सकते हैं। रही बात पैसों की, तो इस डंजन को क्लियर करने पर आपको बहुत ही थोड़े से पैसे मिलते हैं, लेकिन मेरे लिए काफी हैं, गुजारा करने के लिए काफी होंगे। रैन कहता है वैसे ये डंजन मेरे लायक तो नहीं है, लेकिन फिर भी अब मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा, मैं किसी और बड़ी डंजन में नहीं जा सकता, मुझे इसी डंजन में जाना होगा क्योंकि मैं नहरें नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे कुछ पैसे कमाने के लिए ये करना ही पड़ेगा वरना मैं भूख से मर जाऊंगा। फिर रैन उस डंजन के गेट की तरफ आगे बढ़ता है, जबकि वहीं पर 2 और हंटर्स को दिखाते हैं जो कि वहाँ पर खड़े होते हैं। वो उसको पहचान लेते हैं। एक हंटर दूसरी लड़की से कहता है मिंग क्या तुम्हें लगता है कि ये ज़ेंग रैन है? ये वही कमजोर हीलर है, लेकिन ये यहाँ पर नॉविस डंजन के बाहर क्या कर रहा है? क्या ये इस नॉविस डंजन के अंदर जाने वाला है? वो लड़की मिंग उसे कहती है पता नहीं, शायद इसी डंजन के अंदर जा रहा है क्योंकि कोई भी इसके साथ टीम नहीं बनाना चाहता। लेकिन क्या ये वाकई में इस डंजन के अंदर भी मॉन्स्टर्स को हरा पाएगा? क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा वीक है। रैन जैसे ही उस डंजन के अंदर जाता है उसी वक्त उसके पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है वेलकम टू द डंजन। रैन कहता है आज से पहले तो कभी इस डंजन के अंदर आने पर विंडो ओपन नहीं हुई, ये क्या आज मुझे बताया क्यों जा रहा है? रैन काफी ज्यादा हैरान होता है। रैन कहता है कहीं ये वाकई में वही सिस्टम तो नहीं जो मैंने अपने सपने में देखा था। उसी वक्त उसके पास एक और विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है कंग्रेचुलेशंस, तुम इस डंजन को क्लियर करने के लिए क्वालिफाइड हो। जल्दी ही इस नॉविस डंजन को इवोल्यूशन मोड में चेंज कर दिया जाएगा। और लास्ट विंडो में उसे कहा जाता है हम तुम्हें बेस्ट ऑफ लक कहते हैं, इस डंजन के अंदर तुम्हारा एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छा रहे और तुम्हें काफी ज्यादा स्ट्रेंथ मिले। रैन इवोल्यूशन मोड का सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है अब ये इवोल्यूशन मोड क्या चीज है? उसी वक्त उसके सामने बहुत ही गाढ़ी सी थिक फोग आ जाती है ब्लड कलर की। वो कहता है ये ब्लडी थिक फोग क्या है? जैसे ही वहाँ पर फोग आती है उसके हाथ में उसका ब्लेड ऑफ एवोल्यूशन अपने आप आ जाता है। रैन कहता है मेरा ब्लेड ऑफ एवोल्यूशन अपने आप मेरे हाथ में आ गया, लगता है कि इस जगह के साथ वो रिएक्ट कर रहा है। रैन कहता है इस जगह को देखकर तो ऐसी लग रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है वो इस ब्लेड ऑफ एवोल्यूशन की वजह से हो रहा है। फिर रैन उसी ब्लडी फोग में आगे चलना शुरू करता है और कहता है चलो फिर देखते हैं आज यहाँ पर क्या होने वाला है और ये एवोल्यूशन मोड क्या चीज है। ऐसे वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो उसी वक्त उसके पास एक विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है तुम्हारे लिए एक छोटा सा टेस्ट है और उसे मिशन के तौर पर कहा जाता है कि तुम्हें
तुम्हें यहाँ पर 100 अर्थ मॉन्स्टर्स को मारना है। रैन अपनी विंडो में सब कुछ पढ़कर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, नोविस डंजन के अंदर इतनी ज्यादा अर्थ एलिमेंटल मॉन्स्टर्स कहाँ से आ सकते हैं, मुझे तो लगा था मुझे सिर्फ 3 को मारना है। आइस यहाँ पर इतने ज्यादा मॉन्स्टर्स कहाँ से आ सकते हैं। और साथ ही वो देखता है कि वहाँ पर जो ब्लडी फॉग होती है वो भी गायब हो जाती है। उसी वक्त जमीन के अंदर से एक मॉन्स्टर अपना पंजा बाहर निकालता है। रैन कहता है ये क्या है, जमीन के अंदर से क्या निकल रहा है। और उसके देखते ही देखते उसके आसपास बहुत सारे इसी तरह के मॉन्स्टर्स निकलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये अर्थ मॉन्स्टर्स हैं, वो अर्थ के नीचे से निकलते हैं। एक बड़ा सा अर्थ मॉन्स्टर जिसकी पूरी बॉडी के ऊपर स्टोन्स लगे होते हैं वो उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और अपने हाथों को ऊपर की तरफ उठाकर रैन के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होता है। रैन उस मॉन्स्टर की तरफ देखता है और कहता है ये मॉन्स्टर इतने बड़े कैसे हो गए। इस नोविस डंजन के अंदर तो मॉन्स्टर जो है वो बहुत ज्यादा वीक होते हैं और बहुत ही छोटे होते हैं, क्योंकि इसका डिफिकल्टी लेवल 0 है। ये मॉन्स्टर इतना बड़ा कैसे हो गया है। और साथ ही वो अर्थ मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है। रैन जल्दी से पीछे की तरफ जंप करता है और कहता है मॉन्स्टर की तो अटैक पावर भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ये डंजन इवोल्यूशन मोड में चली गई है। अब समझ आए कि इवोल्यूशन मोड का मतलब क्या था। इस बड़े से मॉन्स्टर को देखकर लगता तो नहीं कि जो मिशन इतना ज्यादा आसान होने वाला है, क्योंकि ये तो सिर्फ फेक है, मुझे अभी 100 को मारना है। वो अर्थ मॉन्स्टर निकलते साथ ही उसके ऊपर पंच मारता है, लेकिन वो जल्दी से उसे डॉज कर लेता है। रैन कहता है हालांकि इस मॉन्स्टर का साइज काफी ज्यादा बड़ा हो गया है, लेकिन फिर भी इसकी स्पीड पहले जितनी ही स्लो है। रैन उसके सामने खड़ा होकर कहता है इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन क्योंकि ये एक नोविस डंजन है और ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, इसलिए मुझे नहीं लगता ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होगा। इसलिए मुझे भी पहले अपनी स्ट्रेंथ को ट्राई करना होगा। मैं देखता हूँ कि मुझे कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ मिली है, शायद इस सिस्टम ने मुझे भी कुछ स्ट्रेंथ दी होगी। रैन जल्दी से अपने ब्लेड को वापस अपनी इन्वेंटरी में रख लेता है और कहता है मैं इसके साथ वेपन्स के साथ फाइट नहीं करूंगा, अपने बेयर हैंड से करूंगा। मैं इस पर पंचेस मारकर देखता हूँ कि मेरी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा बढ़ गई है। फिर रैन उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है चलो फिर देखते हैं तुम्हारे अंदर कितना दम है। जब रैन उसे पंच मारने के लिए अपना पंच सामने की तरफ करता है तो वो अर्थ मॉन्स्टर भी अपने पंच को उसके सामने करता है। दोनों अपने पंचेस को टकराते हैं, क्योंकि दोनों की फोर्स तकरीबन सेम होती है, इसलिए दोनों का इफेक्ट कैंसिल हो जाता है। अर्थ मॉन्स्टर फिर से पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि रैन भी फिर से पंच मारता है। वो दोनों फिर से अपने पंचेस को टकराते हैं। रैन पीछे की तरफ हट जाता है और कहता है ये तो अपने पंचेस में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैंने जितना सोचा था ये उतना ज्यादा वीक नहीं है, लगता है कि मुझे अपने ब्लेड्स को यूज करना पड़ेगा। रैन फिर से अपने ब्लेड ऑफ इवोल्यूशन को निकाल लेता है और कहता है अब मुझे अपने ब्लेड से ही इसका सामना करना पड़ेगा। उसी वक्त वो अर्थ मॉन्स्टर फिर से उसे पंच मारता है। रैन जल्दी से उसे डॉज कर लेता है और कहता है तुम मिट्टी के ढेर, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पंचेस से तुम मुझे हरा सकते हो। रैन के पास क्योंकि ब्लेड ऑफ इवोल्यूशन है, वो अपने ब्लेड को यूज करते हुए उसके पूरे बाजू को काट देता है। रैन कहता है मुझे कुछ बहुत सारा अजीब लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे मेरी स्ट्रेंथ पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि मैं तो एक वीक हीलर हुआ करता था। फिर रैन अपने ब्लेड को घुमाते हुए उस मॉन्स्टर को मार देता है। जैसे वो एक मॉन्स्टर को मारता है वो अपने पीछे की तरफ देखता है तो पीछे से और भी बहुत सारे मॉन्स्टर्स निकल आते हैं। रैन कहता है अभी अभी मैंने एक को मारा है और यहाँ पर और भी बहुत सारे आ गए हैं, लगता है कि मुझे रेस्ट करने के लिए थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिलने वाला, सारे के सारे 100 को मुझे अभी मारना होगा। रैन उन सब से कहता है तुम सब लोगों को लगता है कि मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ, लेकिन मैं इतना ज्यादा वीक नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक हीलर हूँ। मैं अपनी हीलिंग एबिलिटी को यूज करते हुए अपनी बॉडी को बार बार हील कर सकता हूँ। अपने पास एक हीलिंग फॉर्मेशन को ओपन करता है और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा लेता है, अपनी स्पीड को बढ़ाता है, साथ ही अपनी एजिलिटी को भी बढ़ा लेता है। ये सब कुछ करने के बाद वो अपना ब्लेड लेकर सामने की तरफ बढ़ जाता है। उसके सामने बहुत सारे अर्थ मॉन्स्टर्स होते हैं। रैन बड़ी स्पीड के साथ उन सब के बीच से गुजरता जाता है और अपने ब्लेड को यूज करते हुए उन सब को काटता जाता है, यहाँ तक कि थोड़ी ही देर में वो बहुत सारे अर्थ मॉन्स्टर्स को मार देता है, क्योंकि वो सारे मिट्टी और पत्थर के बने हुए हैं। जिस मॉन्स्टर के ऊपर भी वो अपने ब्लेड से अटैक करता है उस मॉन्स्टर के बाजू या टांगों को काट देता है और साथ साथ उसके पास विंडोज ओपन हो रही होती है कि तुमने लेवल अप कर लिया है। वो जितनी बार मॉन्स्टर्स को मारता है उतनी बार उसके पास विंडो ओपन होती है कि तुमने लेवल अप कर लिया है। उसने टोटल 100 मॉन्स्टर्स को मारना होता है। वहाँ पर मौजूद 99 मॉन्स्टर्स को मारने के बाद उसके पास सिर्फ एक ही बचता है। रैन उसकी तरफ देखता और कहता है अब तुम आखिरी बचे हो, तुम्हें तो मैं बड़ी ही शान से मारूंगा। रैन जल्दी से ऊपर की तरफ जंप करता है और अपने ब्लेड ऑफ इवोल्यूशन को यूज करते हुए उसकी गर्दन उड़ा देता है, जिससे उसके बाकी की बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और उस आखिरी वाले को मारने पर भी उसे लेवल अप कहा जाता है और साथ ही विंडो ओपन होती है और कहा जाता है कंग्रेचुलेशन, तुमने फर्स्ट टेस्ट को पास कर लिया है। रैन उन सारे 100 मॉन्स्टर्स को मारने के बाद काफी ज्यादा थक जाता है और अपनी तलवार को वहीं पर टेक कर बैठ जाता है और कहता है मैं तो बहुत ज्यादा थक गया, इन सारे मॉन्स्टर्स को मारना इतना भी आसान नहीं था। उसी वक्त उसके पास विंडो ओपन होती है और कहा जाता है इन सारे मॉन्स्टर्स को मारने पर तुम्हें एक रिवार्ड दिया गया है। उसको जो रिवार्ड मिलता है उसका नाम अर्थ एसेंस होता है और उसे कहा जाता है तुम अपनी अर्थ एसेंस रिवार्ड को अपने वेपन के साथ फ्यूज कर सकते हो, यानी कि एक स्पेशल एबिलिटी होती है जिसको अपने वेपन के साथ फ्यूज करने के बाद ये वो इस स्किल को यूज कर सकता है। रैन कहता है चलो शुक्र है जब मिशन पूरा हुआ, ये तो बहुत ज्यादा थका देने वाला था। लेकिन साथ ही एक और विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है तुमने पहले टेस्ट को पास कर लिया है, अब तुम्हारे पास सेकंड टेस्ट है। और इस बार उसे एक और टास्क दी जाती है। उसका मिशन ये होता है कि उसने 100 वाटर एलिमेंट्स को मारना है, यानी 100 वाटर मॉन्स्टर्स को मारना है। अब रैन उस विंडो को देखने के बाद बहुत ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि वो तो पहले से बहुत ज्यादा थका हुआ है।
बड़ी मुश्किल से उसने पहले मिशन को पूरा किया है और उसके पास अब एक और मिशन आ गया है जिसमें उसने 100 वाटर एलिमेंट्स को मारना है। रैन कहता है सेकंड मिशन स्टार्ट होने से पहले मुझे कुछ तैयारी करना होगी। वो अपनी इन्वेंटरी में जाता है और कहता है मुझे इस मिशन को पूरा करने पर एक रिवार्ड मिला है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये रिवार्ड करता क्या है क्योंकि इसके ऊपर सिर्फ नाम लिखा हुआ है, इसके यूज के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। मैंने इस तरह के रिवार्ड के बारे में पहले कभी नहीं सुना, किसी भी डंजन से कभी किसी को इस तरह का कोई रिवार्ड नहीं मिला। रैन उस ट्रेजर को अपने हाथ में निकाल लेता है और कहता है ये एक स्पेशल एबिलिटी है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये करती क्या है और इसे यूज कैसे करना है, और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं इसको इन्वेस्टिगेट कर सकूं कि इसको यूज कैसे करना है। फिलहाल के लिए मैं इसे अपनी इन्वेंटरी में रख लेता हूं क्योंकि सेकंड मिशन स्टार्ट होने वाला है। पता नहीं कि सेकंड मिशन के मॉन्स्टर कितने ज्यादा स्ट्रांग होंगे। रैन कहता है अगर इसी तरह चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ से इस नॉविस डंजन से जिंदा बाहर निकलूंगा। पता नहीं इस मिशन को पूरा करने के बाद कहीं ऐसा ना हो मुझे एक और मिशन दे दिया जाए। उसी वक्त उसके सामने एक ब्राइट लाइट चमकती है, इतनी ज्यादा लाइट होती है कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। रैन भी उस लाइट को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इतनी ज्यादा लाइट कहाँ से आ रही है। असल में वो डंजन इवॉल्व हो रही है इवोल्यूशन मूड के मुताबिक। उसके लिए सेकंड मिशन की स्टेज तैयार की जा रही है। जैसे वहाँ से लाइट हटती है वहाँ पर रैन देखता है कि बर्फ पड़ रही है, सामने पहाड़ होते हैं। रैन अपने हाथ को सामने करते हुए स्नोफ्लेक्स को पकड़ता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, थोड़ी देर पहले तो मैं डेजर्ट में था, यहाँ पर अचानक बर्फ कहाँ से पड़ना शुरू हो गई। फिर रैन को समझ आती है हो सकता है कि वाटर एलिमेंटल यानी कि वाटर मॉन्स्टर्स को मारने के लिए ये सारा स्टेज सजाया गया है क्योंकि ये आइस है। हो सकता है कि वो सारे के सारे वाटर एलिमेंटल्स यानी कि वाटर मॉन्स्टर्स वो आइस से बने होंगे। रैन आसमान की तरफ देखता है तो आसमान से बड़े बड़े आइस क्रिस्टल्स क्यूब्स की शक्ल में नीचे की तरफ गिरते हैं। रैन उन सबको डॉज करता है और कहता है ये क्या है, इतने बड़े बड़े आइस क्यूब्स नीचे की तरफ क्यों गिर रहे हैं। रैन जल्दी से पीछे की तरफ जंप करता है और कहता है ये कोई वाटर क्रिस्टल्स नहीं है, हो सकता है ये कोई वाटर मॉन्स्टर्स हो। और फिर वाकई में वो वाटर मॉन्स्टर्स होते हैं जो कि क्यूब की शक्ल में ऊपर से नीचे गिरते हैं और साथ ही वो अपने हाथ पांव बाहर निकालते हैं और उठकर खड़े हो जाते हैं। रैन उन सब की तरफ देखता और कहता है हालांकि मैंने इस तरह के वाटर मॉन्स्टर्स के साथ पहले फाइट की हुई है, लेकिन लगता है कि इवोल्यूशन मूड की वजह से ये इवॉल्व हो गए हैं और ये भी पहले से काफी ज्यादा बड़े हो गए हैं और इनकी स्ट्रेंथ भी बढ़ गई होगी। एक वाटर मॉन्स्टर आगे बढ़ता है और रैन के ऊपर अटैक करता है, जबकि रैन पीछे की तरफ जंप करते हुए उसके ऊपर अपने स्वर्ड से अटैक करता है। रैन उसके सर के पास जाकर उसके सर पे अटैक करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। रैन पीछे हट जाता है और कहता है इनके ऊपर मेरा ब्लेड ऑफ इवोल्यूशन काम नहीं कर रहा। रैन बार बार उसके ऊपर अटैक करता है, वो मॉन्स्टर भी उस पर अटैक कर रहा होता है, वो उसे पंजा मारता है, जबकि रैन उसके बाजू पर अटैक करता है और कहता है आखिर मेरा ब्लेड ऑफ इवोल्यूशन इसके ऊपर काम क्यों नहीं कर रहा। जब वो गौर से देखता है तो उसे पता चलता है कि इनके पास हीलिंग एबिलिटी है, ये अपनी बॉडी को उसी वक्त रीजनरेट कर लेते हैं। रैन कहता है अर्थ मॉन्स्टर्स के मुकाबले में ये वाली फाइट बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है क्योंकि ये सारे वाटर से बने हुए हैं और वाटर को हम लोग कट नहीं कर सकते। इनके पास हीलिंग एबिलिटी है, ये अपनी बॉडी को दोबारा से रीजनरेट कर लेते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि इन सबको मारना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। रैन फिर से वहीं पर बैठकर हार मान लेता और कहता है अब मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा। काश मेरे पास कोई स्पेशल इफेक्ट होता या फिर कुछ स्पेशल एबिलिटी होती जिससे मैं इनको मार सकता। चाहे मैं इनके ऊपर कितना भी अटैक कर लूँ ये अपने आप को रीजनरेट कर लेंगे, तो फिर मेरा इनसे फाइट करने का फायदा ही क्या है। रैन अपना सर झुकाकर वहीं पर बैठ जाता है, जबकि उसके सामने बहुत सारे आइस एलिमेंटल्स खड़े होते हैं। रैन अपने आप से कहता है क्या मैं वाकई में यहाँ पर मरने वाला हूँ। उसी वक्त उसके पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है ये सिस्टम टिप्स हैं। पिछले मिशन में जो तुम्हें रिवार्ड मिला था तुम उसे अपने स्वर्ड के साथ फ्यूज कर सकते हो, तुमने सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लिया है, क्या तुम अपनी उस मिलने वाली एबिलिटी को अपनी तलवार के साथ फ्यूज करना चाहते हो या नहीं। रैन ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है इस वक्त फ्यूजन का क्या काम है, शायद मुझे इससे कोई नई एबिलिटी मिल जाए, चलो इसको ट्राई करके देखते हैं। रैन सिस्टम से कहता है ठीक है उस रिवार्ड को मेरी तलवार के साथ फ्यूज कर दो। सिस्टम उसे कहता है ठीक है फ्यूजन प्रोग्रेस में है, बहुत ही जल्दी तुम्हारा वेपन उस एबिलिटी के साथ फ्यूज हो जाएगा। रैन अपने ब्लेड ऑफ एवोल्यूशन को सामने की तरफ करता है और उसका रिवार्ड वाला क्रिस्टल भी बाहर आ जाता है और उसके साथ फ्यूज होना शुरू हो जाता है। जैसे ही उसकी फ्यूजन कंप्लीट होती है उसके पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है तुम्हारे ब्लेड ऑफ एवोल्यूशन को एक नया स्किल मिल गया है जो कि पेट्रीफाई है लेवल 1 का। और यहीं पर इस स्किल के बारे में बताया जाता है कि पेट्रीफाई इफेक्ट क्या करता है। पेट्रीफाई इफेक्ट का मतलब है जिस चीज को भी वो टच करेगा वो पेट्रीफाई हो जाएगा, यानी वो सॉलिड हो जाएगा और 3 सेकंड के लिए उसकी रीजनरेटिव एबिलिटी खत्म हो जाएगी। रैन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है लगता है कि गॉड्स मेरी तरफ हैं, मुझे एक और मौका मिल गया है, अब मैं यहाँ पर नहीं मरूंगा। ये इफेक्ट काफी ज्यादा अच्छा है, मैं इन आइस मॉन्स्टर्स के ऊपर इनको यूज करके देखता हूँ। रैन अपने ब्लेड ऑफ एवोल्यूशन को लेकर अपनी नई एबिलिटी को यूज करने के लिए आगे की तरफ बढ़ता है, जबकि एक वाटर एलिमेंटल उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो अपना पंजा उसकी तरफ आगे करता है। रैन उसके पंजे के साथ अपने ब्लेड ऑफ एवोल्यूशन को टच करता है, जिसकी वजह से 3 सेकंड के लिए उसकी बॉडी पेट्रीफाई हो जाती है। वो वाटर मॉन्स्टर 3 सेकंड के लिए पत्थर का बन जाता है। रैन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है मेरा पेट्रीफाई इफेक्ट काम कर रहा है, और वो अपनी स्वर्ड को यूज करते हुए उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। इस बार टुकड़े होने के बाद वो दोबारा से अपनी बॉडी को रीजनरेट नहीं कर पाता।
रैन उन सारे मॉन्स्टर से कहता है चलो ठीक है आ जाओ कमीनो, मैं तुम सबको एक एक करके मारूंगा, अब मेरे पास भी एक स्किल आ गया है। उसके सामने बहुत सारे वाटर मॉन्स्टर्स होते हैं। रैन बड़ी स्पीड के साथ उन सब की तरफ आगे बढ़ता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने अर्थ मॉन्स्टर्स को मारा था। वो उन सब के दरमियान में घुस जाता है और जिसको भी अपनी स्वर्ड से टच करता है वो पेट्रीफाई हो जाता है, यानी वो पत्थर का बन जाता है। फिर अपनी तलवार का अटैक करते हुए वो उनके टुकड़े कर देता है। वहाँ पर उसके सामने जितने भी वाटर मॉन्स्टर्स होते हैं, रैन उन सबको मारने के बाद कहता है लगता है कि मैंने सभी को मार दिया, क्योंकि वहाँ पर अब कोई भी नहीं बचा होता। वो अपने सिस्टम में देखता है अपने मिशन के बारे में, तो वहाँ पर लिखा होता है तुमने अभी तक सिर्फ 99 को मारा है, एक अभी भी रहता है। रैन अपने सिस्टम को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है लगता है कि सिस्टम में कोई एरर आ गया है, मैंने तो सब के सबको मार दिया है, यहाँ पर तो मुझे और कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। फिर सिस्टम क्यों कह रहा है कि यहाँ पर अभी एक बाकी है। थोड़ी देर के बाद रैन जैसे पीछे की तरफ देखता है तो उसने जितने भी वाटर एलिमेंटल्स को मारा होता है उन सभी के टुकड़े इकट्ठे होते हैं और एक बन जाते हैं। वो जब गौर से देखता है तो वहाँ पर उनकी आइस क्वीन होती है। रैन उसको देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ये तो स्नो क्वीन है, बाकी के सारे वाटर मॉन्स्टर्स को मिलाकर एक स्नो क्वीन बनी है। इस अकेली स्नो क्वीन के पास 99 मॉन्स्टर्स की पावर है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है और अब रैन को स्नो क्वीन के साथ फाइट करनी है जो कि इस डंजन की बॉस है। रैन वैसे तो उसे देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है क्या ये भी एक हिडन बॉस है, मैंने तो सोचा था मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ, लेकिन अब मैं इस हिडन बॉस का सामना कैसे करूंगा, ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। इसे देखकर तो लगता है कि सारे के सारे आइस मॉन्स्टर्स को मिलाकर ये सिंगल एक बनी है, यानी कि वो सारे के सारे 99 और ये एक। रैन कहता है ये बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है, पता नहीं मैं इसको हैंडल भी कर पाऊंगा या नहीं। हालांकि मेरी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन सारे वाटर मॉन्स्टर के साथ फाइट करने पर मेरा एचपी लेवल काफी ज्यादा कम हो चुका है, अब तो मैं अपनी हीलिंग पावर्स को भी यूज नहीं कर सकता। रैन अपने सिस्टम के अंदर जाता है और अपने पास देखता है कि शायद मेरे पास कुछ ऐसा हो जिससे मैं अपनी बॉडी को हील कर सकूं। उसके पास उसकी इन्वेंटरी में एक स्पेशल स्किल होता है जिसको हीलिंग थेरेपी कहते हैं। वो इस स्किल को एक्टिवेट करता है जिससे उसकी बॉडी इंस्टेंटली हील हो जाती है। हील होने के बाद रैन कहता है पता नहीं मैं स्नो क्वीन से जीत पाऊंगा या नहीं, या फिर मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे ये फाइट करनी ही होगी। रैन स्नो क्वीन से कहता है चलो फिर जल्दी से इस बैटल को स्टार्ट करो और यहाँ पर आओ और मुझसे फाइट करो। मैंने बहुत सारे मॉन्स्टर्स के बहुत सारे अटैक्स को सरवाइव किया है, अगर तुम मुझे मार सकती हो तो फिर आओ और आकर मार कर दिखाओ। अगर तुम उन सारे आइस मॉन्स्टर्स को मिलाकर बनी हो तो इसका मतलब तुम भी एक वाटर मॉन्स्टर हो और वाटर मॉन्स्टर्स के ऊपर मेरा पेट्रीफाई का इफेक्ट काम करता है। रैन कहता है तो इसका मतलब मेरा पेट्रीफाई का इफेक्ट तुम्हारे पर भी काम करेगा, मैं तुम्हें पत्थर बनाकर उसी वक्त तोड़ दूंगा। फिर रैन अपने ब्लेड ऑफ इवोल्यूशन को लेकर भागता हुआ उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उसके करीब जाते ही अपनी तलवार से एक स्लैश लगाता है और कहता है चलो अब जल्दी से पत्थर बन जाओ। लेकिन जैसे ही वो उसके ऊपर स्लैश लगाता है वो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, उसका पेट्रीफाई इफेक्ट स्नो क्वीन के ऊपर काम नहीं कर रहा होता। रैन कहता है शायद इसके डिफेंसिव पावर बहुत ज्यादा है, इसी वजह से मेरा पेट्रीफाई का इफेक्ट इसके ऊपर काम नहीं किया। रैन सोच रहा होता है अब मैं क्या करूं, मेरा पेट्रीफाई वाला इफेक्ट इसके ऊपर काम नहीं कर रहा, अगर मैं अपने ब्लेड ऑफ इवोल्यूशन का इसके ऊपर यूज नहीं कर सकता तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे नॉर्मल अटैक्स यूज करने चाहिए। स्नो क्वीन भी रैन की तरफ देख और फिर अपने आइस मैजिक को यूज करते हुए अपने पास आइस से बनी हुई एक बड़ी सी तलवार बना लेती है। उसकी उस तलवार में से बहुत सारी पावर रिलीज हो रही होती है। रैन उसकी तरफ देखकर कहता है अभी तो बैटल स्टार्ट हुई है और ये हिडन बॉस अपनी अल्टीमेट मूव को अभी से यूज कर रही है। स्नो क्वीन अपनी तलवार को ऊपर की तरफ उठाते हुए अपनी एनर्जी को रिलीज करती है जिससे आसमान से बड़े बड़े आइस क्रिस्टल नीचे की तरफ गिरते हैं। रैन उन सारे आइस क्रिस्टल्स को डॉज करता हुआ पीछे की तरफ हट जाता है। रैन बड़ी मुश्किल से उन सबसे बचता बचाता इधर उधर भाग रहा होता है और कहता है इसका अल्टीमेट मूव तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, मुझे अपने आप को इन आइस क्रिस्टल से बचाना होगा, अगर मैं किसी एक के नीचे आ गया तो मेरे टुकड़े हो जाएंगे। रैन भागते भागते रुक जाता है और कहता है मैं कब तक इसके अटैक्स को इसी तरह भागते भागते डॉज करूंगा, मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। वो कहता है मुझे कोई मौका देकर इसके ऊपर अटैक करना होगा। वो उसके आइस क्रिस्टल से बचता हुआ भागता हुआ उसकी तरफ जाता है और कहता है अभी मेरे पास चांस है। रैन अपने छोटे डैगर के साथ उसके पेट पर अटैक करता है और कहता है मैंने तो इसको हिट कर लिया, और साथ ही उसी वक्त दिखाते हैं स्नो क्वीन भी अपने पास एक छोटा ब्लेड बना लेती है और उसके ऊपर अटैक करती है। रैन कहता है जैसा कि मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, मुझे लगा ही था कि मेरे नॉर्मल अटैक्स इसके ऊपर काम करेंगे, और सिर्फ नॉर्मल अटैक्स ही नहीं बल्कि स्नो क्वीन भी बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट कर रही है जैसे मैं कर रहा हूँ। पहले मैंने ब्लेड ऑफ इवोल्यूशन को निकाला था, इसने भी अपने पास एक बड़ी तलवार निकाल ली। रैन कहता है अगर मैं इसके ऊपर कॉमन अटैक से अटैक करता हूँ तो ये भी मेरे पर कॉमन अटैक करेगी, अल्टीमेट मूव यूज नहीं करेगी। रैन कहता है अब मैंने सिर्फ इतना सा काम करना है, मैंने इसके ऊपर कॉमन अटैक्स करने हैं, लेकिन इसके अटैक से अपने आप को बचाना है, क्योंकि अगर इसने मुझ पर अटैक किया तो मेरी एचपी बहुत ज्यादा लो हो जाएगी। रैन उसके ऊपर बार बार अटैक करता है, वो अपने सामने एक शील्ड बना लेती है। रैन कहता है अगर मैं अपने कॉम्बो मूव को यूज करता हूँ, यानी अपने पंचिस और स्वर्ड को मिलाकर इसके ऊपर अटैक करता हूँ, तो क्या पता मेरा कॉम्बो मूव इसके अल्टीमेट अटैक से ज्यादा पावरफुल बन जाए। और साथ ही रैन आगे बढ़ता है और उसके ऊपर अपने कॉम्बो मूव को यूज करना स्टार्ट करता है, यानी कि उसके हाथ में उसका ब्लेड ऑफ इवोल्यूशन होता है और दूसरी
दूसरे हाथ से वो उसका पंच मार रहा होता है। वो बार बार अपने कॉम्बो मूव को यूज करता है और साथ ही साथ उसकी गिनती भी चल रही होती है, यानी कि उसने पहले एक कॉम्बो यूज किया, फिर दूसरा मूव, फिर तीसरा, फिर चौथा, और इस तरह वो करते करते बहुत सारे कॉम्बो मूव्स यूज करता है। यहाँ तक कि उसके काउंट को दिखाते हैं कि उसने 80 कॉम्बो मूव्स को यूज कर लिया है। नेक्स्ट सीन में वो 450 तक पहुंच जाता है और नेक्स्ट सीन में वो 4932 पर पहुंच जाता है, फिर 6731 पर पहुंच जाता है, यानी कि उसने इतनी बार उसके ऊपर कॉम्बो मूव को यूज किया है। रैन बार बार उसके ऊपर कॉम्बो मूव को यूज कर रहा होता है, यहाँ तक कि वो 9099 पर पहुंच जाता है। और लास्ट पर जाकर जब वो अपना 10,000 वाला कॉम्बो मूव यूज करता है तो उसी वक्त उसके पास विंडो ओपन होती है और कहा जाता है, कंग्रेचुलेशन, तुमने अपने फर्स्ट 10,000 कॉम्बो मूव्स को यूज कर लिया है, इसलिए तुम्हारा एक स्पेशल डेडली अटैक मोड एक्टिवेट हो गया है। साथ ही इस अटैक के बारे में बताया जाता है कि ये अटैक किस तरह काम करेगा। उसमें ये होता है कि जब भी तुम अपने दुश्मन पर अटैक करोगे, तुम्हारे अटैक की जितनी भी डिफेंसिव पावर है वो 10% तक कम हो जाएगी, लेकिन इस अटैक के साथ साथ तुम्हारी 1% हेल्थ भी कम होती जाएगी। रैन अपने नए स्किल को लेकर काफी ज्यादा खुश होता है और हंसते हुए कहता है, लगता है गॉड वाकई में मेरी साइड पर है। उसे भी लगा होगा कि मैं स्नो क्वीन को कैसे हराऊंगा, इसीलिए उसने मुझे एक नया स्किल दे दिया। चलो फिर इस डेडली अटैक स्किल को यूज करके देख कि मैं स्नो क्वीन को हरा सकता हूँ या नहीं। रैन स्नो क्वीन से कहता है, चलो फिर अब देखते हैं तुम मेरे कितने ज्यादा अटैक्स को रेजिस्ट कर पाती हो। स्नो क्वीन भी उसकी तरफ देखती है और वो भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। रैन अभी उसके सामने खड़ा होता है कि स्नो क्वीन अपनी बड़ी सी आइस की तलवार निकालती है और उसकी घुमाते हुए रैन के ऊपर अटैक कर देती है, जबकि रैन भी अपने डेडली अटैक मोड को एक्टिवेट करता है और वो जैसे ही तलवार घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक करने लगती है, उसी वक्त रैन अपनी तलवार को घुमाता है और उसके एक बाजू को काट देता है। क्वीन का बाजू कटने के बाद वो भी चिल्लाना शुरू कर देती है। रैन स्नो क्वीन से कहता है, क्या हुआ, क्या तुम्हें मजा नहीं आया? थोड़ी देर पहले तुम मुझ पर अटैक कर रही थी, अब मैं तुम पर अटैक करूंगा। लेकिन स्नो क्वीन अपनी पावर्स को यूज करते हुए इंस्टेंटली अपनी बाजू को दोबारा से रीजनरेट कर लेती है और उसका बाजू फिर से नया वाला हो जाता है और साथ ही वो रैन की तरफ देखकर हंसना शुरू कर देती है। अब रैन भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, इसके पास तो इंस्टेंट हीलिंग एबिलिटी है, चाहे मैं इसकी कोई भी चीज काट दूं, ये फिर से इसको रीजनरेट कर लेगी। मेरे पास डेडली अटैक होने का क्या फायदा अगर मैं इसको अटैक करके डैमेज नहीं पहुंचा सकता। क्वीन फिर से अपनी बड़ी सी आइस स्वॉर्ड को घुमाते हुए रैन के ऊपर अटैक करती है, जबकि रैन अपने ब्लेड ऑफ इवोल्यूशन को सामने की तरफ करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करता है। इस बार क्वीन बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और वो बार बार उसके ऊपर अपनी तलवार से अटैक कर रही होती है। रैन उसके अटैक्स को ब्लॉक करते हुए कहता है, मैंने तो सिर्फ अपनी तलवार को यूज करते हुए तुम पर सिर्फ एक ही बार अटैक किया है, तुम मुझ पर बार बार अटैक क्यों की जा रही हो? स्नो क्वीन के लास्ट अटैक की वजह से रैन पीछे की तरफ गिर जाता है। रैन कहता है, इसकी स्पीड भी पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और ये मुझे अटैक करने का मौका भी नहीं दे रही, अब मैं इससे फाइट बैक कैसे करूं? उसी वक्त वो फिर से ऊपर की तरफ जंप करते हुए रैन पर अटैक करने के लिए आती है और अपने बड़ी सी आइस स्वॉर्ड के साथ ऊपर से नीचे की तरफ जंप करती है, लेकिन रैन भी जंप करते हुए वहाँ से डॉज कर लेता है। स्नो क्वीन जो कि अपनी तलवार के साथ रैन पर अटैक करने के लिए ऊपर से नीचे की तरफ जंप करती है, उसकी तलवार ग्राउंड के अंदर दंस जाती है। रैन कहता है, ये इतना ज्यादा इजी नहीं होने वाला, मुझे कोई ना कोई मौका देकर इस पर अटैक करना होगा। वो उसके ऊपर से पीछे की तरफ जंप करता है और घूमते हुए उसके सर के ऊपर एक स्लैश लगाता है। रैन को लगता है कि शायद इसका सर काट देने की वजह से ये मर जाएगी, लेकिन रैन जैसे नीचे लैंड करता है उसी वक्त पीछे दिखाते हैं कि उसने दोबारा से अपने सर को रीजनरेट कर लिया होता है और साथ ही वो अपनी बड़ी सी तलवार को घुमाते हुए फिर से रैन के ऊपर अटैक करती है। रैन उसके अटैक को ब्लॉक करता है और उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो उसके अटैक को डॉज कर लेती है। स्नो क्वीन हवा में उड़ना शुरू कर देती है और अपना एक स्पेशल स्किल एक्टिवेट करने वाली होती है। रैन कहता है, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा वरना ये अपना स्पेशल स्किल एक्टिवेट कर देगी, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, शायद मैं उस अटैक से ना बच पाऊं। स्नो क्वीन के हाथ में उसका आइस ब्लेड होता है, जबकि उसके इर्द गिर्द बहुत सारे आइस क्रिस्टल्स उड़ रहे होते हैं। वो सारे के सारे आइस क्रिस्टल्स को सामने की तरफ करते हुए रैन पर अटैक करती है और साथ ही अपनी तलवार के साथ भी उसके ऊपर अटैक करती है। रैन कहता है, इस बार मुझे तुम्हें नॉकडाउन करना ही होगा। स्नो क्वीन जंप करते हुए अपनी बड़ी सी तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक करती है, जबकि नीचे की तरफ से रैन भी ऊपर की तरफ जंप करता है और अपने ब्लेड ऑफ इवोल्यूशन के साथ उसके साथ अपना ब्लेड टकराता है, जिसकी वजह से आइस क्वीन का आइस ब्लेड टूट जाता है और उसके आइस ब्लेड के टूटने के साथ ही स्नो क्वीन भी मर जाती है। हालांकि यहाँ पर स्नो क्वीन को मरते हुए ठीक तरह से दिखाया नहीं गया कि स्नो क्वीन को उसने मारा कैसे। स्नो क्वीन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, सिर्फ उसके ब्लेड के टूटने से वो मर कैसे सकती है। नेक्स्ट सीन में बस रैन को दिखाया जाता है कि रैन ने स्नो क्वीन को मार दिया है और उसके पास विंडो भी ओपन होती है कि तुमने स्नो क्वीन को मार दिया है और साथ ही उसे कहा जाता है, तुम्हें इस मिशन को पूरा करने पर रिवार्ड मिला है। रैन कहता है, पता नहीं इस बार मुझे कौन सा रिवार्ड मिला होगा। पहली बार तो मुझे पेट्रिफिकेशन का स्किल मिला था, इस बार उसे वाटर एसेंस मिलता है, यानी कि वाटर का स्किल मिलता है। रैन कहता है, अब ये वाटर एसेंस क्या चीज है, इससे क्या होगा? साथ ही एक और विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है, तुम्हारा वेपन इसके लिए सूटेबल है, क्या तुम इसे अपने वेपन के साथ फ्यूज करना चाहोगे? रैन अपने ब्लेड ऑफ इवोल्यूशन को सामने की तरफ करते हुए कहता है, हाँ क्यों नहीं, इसको मेरे ब्लेड के साथ फ्यूज कर दो। और थोड़ी ही देर के बाद उसके पास विंडो ओपन होती है कि तुम्हारी फ्यूजन कंप्लीट हो चुकी है और साथ ही उसे स्किल के बारे में बताया जाता है कि स्पेशल स्किल से क्या होता है। उसे बताया
बताया जाता है कि स्पेशल स्किल को यूज करने पर तुम्हारी हेल्थ 0.1% के हिसाब से बढ़ती जाएगी, यानी कि जो तुम्हारी हेल्थ को बढ़ाने के लिए है, ना कि अटैक्स के लिए। रैन कहता है सिर्फ 0.1% के हिसाब से मेरी हेल्थ रिकवर होगी, ये तो बिल्कुल एक बेकार सा स्किल है, इसका मैं क्या करूंगा। रैन कहता है चलो ठीक है, वैसे भी ये मुझे फ्री में मिला है, कुछ ना होने से ये बेहतर है। 0.1% के हिसाब से भी हेल्थ बढ़ सकती है और वैसे भी इसका लेवल बढ़ सकता है, मैं कल को इसको अपग्रेड कर सकता हूँ। रैन कहता है लगता है कि मेरे दोनों टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, मैंने इस डंजन के अंदर इतना टाइम स्पेंड किया है, सारे के सारे मॉन्स्टर्स को मारा है, लगता है मैं इस डंजन से बाहर जा सकता हूँ। साथ ही विंडो ओपन होती है और कहा जाता है ठीक है तुम इस डंजन से बाहर जा सकते हो, तुम्हारे लिए रास्ता ओपन किया जा रहा है। और थोड़ी देर के बाद रैन उस डंजन के डोर से बाहर आ जाता है। रैन जैसे ही उस डंजन डोर से बाहर निकलता है, वहाँ पर दो लोग खड़े होते हैं। वो रैन की तरफ देखकर कहते हैं वहाँ पर देखो सामने से एक और हंटर निकल रहा है। लेकिन उस हंटर के साथ खड़ी लड़की उसे कहती है हाँ मुझे भी दिखाई दे रहा है, लेकिन ये तो बिल्कुल ठीक है, इसके ऊपर तो कोई स्क्रैच भी नहीं है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, बाकी के सारे हंटर्स तो बहुत ज्यादा जख्मी है। रैन भी उन सब लोगों को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ये लोग तो गिल्ड एसोसिएशन वाले हैं, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आज यहाँ पर हुआ क्या है। उन्हीं के पास एक हंटर खड़ा होता है जिसके बाजू पर पट्टी बंदी होती है, वो उसे इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। रैन वहाँ पर अपने आसपास देखता है तो बहुत सारे ऐसे हंटर्स होते हैं जो कि जख्मी हालत में होते हैं और मेडिकल केयर वाले भी वहीं पर मौजूद होते हैं और उन सबको ट्रीट कर रहे होते हैं। रैन कहता है नॉविस डंजन के अंदर ये सारे लोग जख्मी कैसे हो सकते हैं, नॉविस डंजन की डिफिकल्टी लेवल तो 0 होता है। रैन अभी गेट के पास ही खड़ा होता है कि उसी वक्त एक हंटर चिल्लाता हुआ गेट से बाहर निकलता है और कह रहा होता है प्लीज मेरी हेल्प करो, और साथ ही वो वहीं पर गिर जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा जख्मी होता है। रैन उस हंटर की तरफ देखता है और कहता है इस हंटर के साथ क्या हुआ होगा, नॉविस डंजन के अंदर ये सारे कैसे जख्मी हो सकते हैं। वहीं पर एक लड़की खड़ी होती है जो कि काफी ज्यादा जख्मी होती है। रैन उसके पास जाता है और कहता है चलो इस लड़की से पूछता हूँ। रैन उससे पूछता है तुम नॉविस डंजन के अंदर जख्मी कैसे हो गई, क्या तुम मुझे बताओगी कि नॉविस डंजन के अंदर ऐसा क्या हुआ कि तुम सब लोग जख्मी हो गए हो। वो लड़की उसे कहती है लगता है कि तुमने इस बारे में नहीं सुना, थोड़ी देर पहले कुछ बहुत ज्यादा अजीब हुआ था, हम लोग इस नॉविस डंजन के अंदर प्रैक्टिस कर रहे थे। रैन उसे कहता है कैसा कुछ अजीब हुआ था, क्या हुआ था। लड़की उसे कहती है कुछ घंटे पहले मैं अपनी टीम को लेकर इस डंजन के अंदर गई थी, हम सब लोग प्रैक्टिस और ट्रेनिंग करने के लिए गए थे क्योंकि हम सब लोग बहुत ही वीक हंटर्स हैं। हमें अच्छी तरह से पता है कि नॉविस डंजन के अंदर जितने भी मॉन्स्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा वीक हैं और हम सब लोग उनके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे ही हमारी टीम वहाँ पर पहुंची तो कुछ बहुत ज्यादा अजीब हुआ और वो मॉन्स्टर्स जो थे वो बहुत बड़े हो गए। हमारा सामना वुड एलिमेंटल्स के साथ हुआ था, यानी कि वो दरख्तों से बने हुए मॉन्स्टर्स थे। जो मॉन्स्टर पहले छोटे छोटे थे वो हमारे सामने ही बड़े बड़े मॉन्स्टर्स बन गए और उनकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा बढ़ गई। वहाँ पर हमारे सामने एक काला सा धुआं आ गया, हमें ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ पर कुछ बहुत ज्यादा अजीब हो रहा है, इसलिए हम सब लोग वापस आने वाले थे। लेकिन जैसे हम लोग वहाँ से वापस निकलने लगे वो सारे मॉन्स्टर्स ने हम पर अटैक कर दिया। वहाँ पर बहुत सारे थे, तकरीबन 100 मॉन्स्टर्स होंगे। उन मॉन्स्टर्स के अटैक इतने ज्यादा पावरफुल थे कि हम में से कोई भी उनके सामने टिक नहीं पाया। हम सब लोग वहाँ से सिर्फ भाग ही सकते थे और भागते हुए मैं भी बहुत ज्यादा जख्मी हो गई। हम सारे लोग उस डंजन के अंदर मरने ही वाले थे कि हमारी डंजन का टाइम लिमिट ऑफ हो गया और हम सब लोग अपने आप डंजन से बाहर आ गए। अगर डंजन का टाइम लिमिट ऑफ नहीं होता तो हम सब लोग किसी डंजन के अंदर उन मॉन्स्टर्स के हाथों मारे जाते। हमें नहीं पता कि वहाँ पर ऐसा अजीब क्या हुआ था, लेकिन जैसे ही हमारे सामने वो काला धुआं आया वो सारे के सारे छोटे मॉन्स्टर्स जो कि बहुत ज्यादा वीक थे वो बहुत ज्यादा पावरफुल और बड़े जायंट बन गए। रैन उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है अच्छा तो ये सब कुछ घंटे पहले हुआ है जब मैं डंजन के अंदर गया था। रैन कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे इस डंजन के अंदर जाने की वजह से डंजन का एवोल्यूशन मूड एक्टिवेट हुआ था और मेरे साथ जितने भी लोग डंजन के अंदर थे उन सभी को भी एवोल्यूशन मूड के मॉन्स्टर्स के साथ सामना करना पड़ा। रैन कहता है अगर वाकई में ऐसी बात है तो इसका मतलब मैं किसी टीम के साथ डंजन के अंदर नहीं जा सकता। आज के बाद मुझे अकेले ही किसी डंजन के अंदर जाना होगा। मुझे बहुत ज्यादा एहतियात करना होगी कि जब मैं डंजन के अंदर जाऊं उस डंजन के अंदर दूसरा कोई नहीं होना चाहिए। रैन उस लड़की से कहता है चलो ठीक है, तुमने मुझे सारी बात एक्सप्लेन की, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं पर बहुत सारे हंटर्स आ जाते हैं, ये सब लोग एक गिल्ड की तरफ से हैं। वो सारे उन सब से कह रहे होते हैं जल्दी से रास्ते से हट जाओ, हंटर एसोसिएशन वालों ने हमारे गिल्ड को यहाँ पर भेजा है इस सारे केस को हैंडल करने के लिए। उन हंटर गिल्ड वालों का मैनेजर भी उनके साथ ही होता है। वो उन सब से कह रहा होता है प्लीज साइड पर हट जाएं, हमें इस मसले को इन्वेस्टिगेट करने दें। वो सारे हंटर्स उनको देखकर पहचान लेते हैं और कहते हैं ये तो हांगटू गिल्ड वाले हैं, इस शहर में सबसे बड़ा गिल्ड इन्हीं का है, लेकिन इनके गिल्ड के पास सबसे ज्यादा पावरफुल हंटर्स हैं और ये लोग यहाँ पर बहुत सारे हंटर्स को अपने साथ लेकर आए हैं। उनका मैनेजर अपनी टीम को मैनेज करते हुए कहता है सारे हीलर्स जल्दी से आगे बढ़ो और जहाँ पर जितने भी हंटर जख्मी है उन सबको हील करो, जबकि अटैक टाइप वाले जितने भी हैं इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ शामिल हो जाओ और इस डंजन के अंदर जाकर देखो अंदर क्या अजीब हो रहा है। रैन कहता है यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं
लगता है अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि मेरा यहाँ पर कोई काम नहीं। रैन उन सब की तरफ देखता है और कहता है चलो फिर ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन रैन जैसे वहाँ से जाने लगता है उसके सामने एक लड़की और एक हंटर खड़े होते हैं। वो लड़की एक असैसिन टाइप की हंटर है और उस लड़की का नाम ल्यूमी है। वो उसे देखकर कहती है ये तो हमारा पुराना दोस्त है। वो रैन का रास्ता रोक लेती है और कहती है तुम कहाँ पर जा रहे हो? तुम भी इस डंजन के अंदर गए हुए थे, चलो फिर मुझे देखने दो, तुम्हारी बॉडी पर कोई चोट तो नहीं लगी? लूमी उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है ये तो बड़े ही अफसोस की बात है कि तुम इस डंजन के अंदर अकेले गए हुए थे, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, तुम हो ही बहुत ज्यादा वीक हंटर कि कोई भी तुम्हारे साथ टीम नहीं बनाना चाहता, कोई तुम्हें अपनी टीम में लेना नहीं चाहता। रैन उसकी बात सुनकर खामोश हो जाता है और उसे आगे से कोई भी जवाब नहीं देता। रैन लूमी को छोड़कर आगे चला जाता है। वो उसे कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की? रैन उसे छोड़कर आगे की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन वो उसे कहती है तुम्हें घर जाने की इतनी ज्यादा जल्दी क्यों है? क्या तुम वापस अपनी मम्मी के पास जा रहे हो? लेकिन साथ ही वो हंसते हुए कहती है ओ मैं तो भूल ही गई थी, तुम्हारी मम्मी तो पहले से मर चुकी है। और फिर वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है। उसकी बात सुनने के बाद रैन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने ब्लेड ऑफ एवोल्यूशन को निकाल कर जल्दी से उसकी गर्दन पे रख लेता है। लूमी क्योंकि खुद एक असैसिन टाइप की हंटर है, लेकिन उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है लूमी उसको देख भी नहीं पाती। रैन उसे कहता है अभी अभी जो तुमने बकवास की है अपने अल्फाज को वापस लो और मुझसे माफी मांगो, और अगर तुम ऐसा नहीं करती तो फिर मैं यहीं पर तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। लूमी भी बहुत हैरान हो जाती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, इसकी स्पीड इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है? ये तो सिर्फ एक हीलर है, इतनी स्पीड तो असैसिन्स की हुआ करती है। रैन अभी उसकी गर्दन के ऊपर अपनी तलवार रख के खड़ा होता है कि उसी वक्त मैनेजर आगे बढ़ता है और अपनी तलवार के साथ रैन पर अटैक करता है, लेकिन रैन जल्दी से उसकी तलवार के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। मैनेजर उसे कहता है तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं ये कौन है और तुम यहाँ पर फाइट करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम्हें रूल्स के बारे में बताना पड़ेगा? यहाँ पर नॉविस डंजन के एरिया में हम लोग आपस में फाइट नहीं कर सकते, यहाँ पर हंटर्स की फाइट्स फॉरबिडन है, और अगर तुम मेरी गिल्ड मेंबर के ऊपर अटैक करते हो तो फिर मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा, और अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो फिर तुम ट्राई करके देख सकते हो। और साथ ही वो अपनी तलवार को भी वापस रख लेता है। रैन उसकी तरफ देखता है और कहता है ये हांगटू गिल्ड वालों का मैनेजर है और ये भी एक हंटर है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। रैन कहता है ये इनके सारे डेली के अफेयर्स को मैनेज करता है, और अगर हंटर के तौर पर इसकी स्ट्रेंथ को देखा जाए तो इसकी स्ट्रेंथ डायमंड रैंक पर है। रैन कहता है मैं इसके साथ फाइट नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर इसके गिल्ड के और भी बहुत सारे लोग हैं, ये सारे मिलकर मुझ पर अटैक कर सकते हैं, मुझे यहाँ से चलना चाहिए। रैन कहता है चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। रैन जाने से पहले उन सब से कहता है मैं तुम सब लोगों की शक्लें दोबारा नहीं देखना चाहूंगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। रैन जैसे वहाँ से जाने लगता है मैनेजर उसे कहता है जरा रुको तो सही, तुम्हें किसने कहा कि तुम यहाँ से जा सकते हो? मैंने तुम्हें कहा कि यहाँ पर तुम फाइट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर फाइट करना बैन है, लेकिन हमारे पास एक और जगह है जहाँ पर हंटर्स आपस में फाइट कर सकते हैं। लूमी भी उसे कहती है मैनेजर ने बिल्कुल ठीक कहा, हम दोनों अरीना में जाकर फाइट कर सकते हैं, वहाँ पर अरीना में फाइट करना बैन नहीं है। लूमी आपस में सोच रही होती है मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ, इसी वजह से इसने अपनी तलवार मेरी गर्दन पे रख ली थी, ये तो सिर्फ एक वीक हीलर है, ये इतना ज्यादा फास्ट नहीं हो सकता। लूमी आगे बढ़ती है और रैन से कहती है तो क्या तुम मेरे साथ अरीना में जाकर फाइट करना चाहोगे? लूमी के साथ वाला हंटर उसे कहता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, एक वीक से हीलर के साथ फाइट करके तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। रैन भी वहीं पर रुक जाता है और उसे कहता है चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे साथ अरीना चलता हूँ, वहीं पर जाकर फाइट करते हैं। मैनेजर भी उसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाता है और यहीं पर इनके अरीना के बारे में बताया जाता है कि हंटर्स अरीना एक ऐसी जगह है जहाँ पर हंटर्स आपस में फ्रीली फाइट कर सकते हैं, एक दूसरे को चैलेंज करके एक दूसरे के साथ कम्पैट कर सकते हैं और अपने स्किल्स को जान सकते हैं। ज्यादातर हंटर्स यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आते हैं और कुछ हंटर्स यहाँ पर एक दूसरे से बदला लेने के लिए आते हैं, क्योंकि वैसे तो सिटी में फाइट करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, लेकिन अरीना के अंदर आप लोग फाइट टू डेथ भी कर सकते हैं। अरीना में फाइट करने के दो रूल हैं, आपको पहले चूज करना पड़ेगा आप कौन से रूल से फाइट करना चाहेंगे। पहला फाइट टू डेथ है, यानी कि जब तक दूसरा हंटर मर नहीं जाता फाइट कंटिन्यू रहेगी, और दूसरा फ्रेंडली स्पार है जिसमें एक टाइम लिमिट होती है, आप अपने दोस्त के साथ फाइट कर सकते हैं, ये एक प्रैक्टिस मैच की तरह होता है। रैन हांगटू गिल्ड वालों के साथ अरीना के अंदर चला जाता है। रैन जैसे अरीना के अंदर जाता है वो अरीना में देखता है पहले से ही काफी सारे हंटर्स आपस में फाइट कर रहे होते हैं। लूमी के साथ वाला हंटर उसे कहता है चलो जल्दी से चलो, हमारे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है, तुम यहाँ पर खड़े होकर देख क्या रहे हो, पहली बार अरीना में आए हो क्या? लूमी अपने दोस्त से कहती है जरा इसके चेहरे की तरफ तो देखो, ये किस तरह डरा हुआ है, मुझे भी लगता है कि ये पहली बार अरीना में आया है, ये तो सिर्फ एक वीक सा हीलर है, ये मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। उसका दोस्त उसे कहता है तो फिर तुम्हें इसके साथ आराम से पेश आना होगा, कहीं तुम इसको मार न डालो। रैन भी अपनी हुड उतार देता है। लूमी उससे कहती है क्या हुआ, कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम अभी भी मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांग सकते हो, शायद मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूं। और साथ ही वो हंसना शुरू कर देती है। लूमी अपना डैगर भी निकाल लेती है और उसे कहती है अभी भी तुम्हारे पास एक मौका है, चलो जल्दी से मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। उसका दोस्त भी उसे कहता है
हाँ लड़की, तुम्हारे पास अभी एक मौका है, हमसे माफी मांग लो और यहाँ से चले जाओ, नहीं तो बाद में तुम्हें बहुत ज्यादा पछताना पड़ सकता है। रैन उसे कहता है नहीं, मैं तुमसे फाइट करूंगा। उसी वक्त अरीना का मैनेजर आता है और उनसे कहता है मैं इस अरीना का मैनेजर हूँ, फाइट करने से पहले तुम दोनों को यहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाना होगी और साथ ही मुझे तुम दोनों से ये भी जानना है कि तुम दोनों किस तरह के कंपटीशन को चूज करोगे। लूमी उस मैनेजर से कहती है हम सब लोग यहाँ पर फ्रेंडली मैच के लिए आए हैं, मैं इस लड़के को जरा तमीज सिखाना चाहती हूँ, मैं इसे दिखाना चाहती हूँ कि घुटने टेक कर माफी कैसे मांगी जाती है। और साथ ही वो दोनों फिर से हंसना शुरू कर देते हैं, लूमी और उसका दोस्त। फिर मैनेजर रैन के पास जाता है और उसे कहता है तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है, क्या तुम कोई अलग सी कैटेगरी चूज करना चाहोगे, कहीं तुम्हें इस सब से कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। रैन उसे कहता है हाँ मुझे ऑब्जेक्शन है, मुझे फ्रेंडली स्पार नहीं करना, मुझे फाइट टू डेथ चूज करना है। मैनेजर भी उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। मैनेजर उसे कहता है तुम ऐसे ही फाइट टू डेथ चूज नहीं कर सकते, अगर तुम्हें फाइट टू डेथ चूज करना है तो तुम्हारे पास एक एग्रीमेंट होना चाहिए जो कि हिडन बॉस से मिलता है। लूमी उसे कहती है लड़के, लगता है कि तुम्हें मरने की बहुत ज्यादा जल्दी है, शायद तुम्हें अरीना के रूल्स के बारे में नहीं पता, बिना हिडन बॉस के एग्रीमेंट के तुम यहाँ पर फाइट टू डेथ नहीं कर सकते। जितने ज्यादा वीक हंटर तुम हो, मुझे नहीं लगता कि तुमने कभी एबिस एग्रीमेंट के बारे में सुना होगा और तुमने तो कभी हिडन बॉस को देखा भी नहीं होगा। रैन जल्दी से अपने पास से एक छोटा सा कागज का टुकड़ा निकालता है और कहता है क्या तुम सब लोग इसकी बात कर रहे हो। वो मैनेजर उस कागज के टुकड़े को उससे ले लेता है और कहता है हाँ हम लोग इसी अबिस एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। इस एग्रीमेंट को देखते ही वहाँ पर जितने भी लोग दूसरों की फाइट देख रहे होते हैं वो सारे इस फाइट को देखने के लिए आ जाते हैं और कहते हैं उस लड़की के पास एक अबिस एग्रीमेंट है, इस फाइट को देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। लूमी उसे कहती है तुम्हारे पास एक हिडन बॉस का एग्रीमेंट कैसे हो सकता है, तुम तो सिर्फ अपने ब्रॉन्ज रैंक पर हो। उसका दोस्त भी चिल्लाते हुए रैन से कहता है तुम एक हिडन बॉस से कैसे फाइट कर सकते हो, तुम तो इतने ज्यादा वीक हो, लगता है कि तुमने इस अबिस एग्रीमेंट को किसी से चोरी किया है। लूमी भी यही कह रही होती है ऐसा नामुमकिन है, इसके पास अबिस एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। रैन उस मैनेजर से कहता है मैंने तुम्हें अबिस एग्रीमेंट दे दिया है, अब क्या मैं इसके साथ फाइट टू डेथ कर सकता हूँ या नहीं। मैनेजर उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, तुम इसके साथ फाइट कर सकते हो। जब तुम्हारे पास ये एग्रीमेंट होता है तो दूसरी साइड वाले को मजबूरन तुमसे फाइट टू डेथ करना पड़ती है। मैनेजर उनसे कहता है मैं तुम दोनों के डेटा को पहले सिस्टम में अपडेट कर दूं, उसके बाद तुम दोनों फाइट कर सकते हो। नेक्स्ट सीन में हम लोग रैन और लूमी की फाइट देखेंगे। क्या रैन लूमी को हरा पाएगा जो कि एक असैसिन टाइप की हंटर है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।